वालेकुम। जी आवाज आ रही है? यस सर आ रही है। जी सर आ रही है। ओके, सर आ रही है। स्क्रीन शेयर हुई है? जी सर। यस सर। ओके, तो कोई सवाल अभी तक किसी का है तो आप पहले पूछ लीजिए, फिर हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। असाइनमेंट सबमिट हो गई थी सबकी? यस सर। जी सर हो गई। उसमें जो टू डू टास्क 1, 2 और जो लास्ट आपको असाइनमेंट जी मिली थी सर। प्रोसेसिंग की, जी सर तीनों हो गए। सर एक क्वेश्चन क्लास ये क्विज था। जो है वो सबमिट हो गया, ठीक है। जी सर। यस सर ये अच्छा, अगर मैं आपको यहाँ पे ये बात बताता चलूं कि आप लोगों ने साथ साथ सारे काम करने हैं। जिस पेस पे हम चल रहे हैं उसी पेस पे आपने साथ साथ चलना है। मैं बहुत ज्यादा तेज नहीं चल रहा इंटेंशनली, ताकि आप लोग आराम आराम से साथ साथ प्रैक्टिस करें, और जो जो स्टेप्स हम करते जा रहे हैं वो भी आप भी साथ साथ करते जाएंगे, तो आपको नेचुरली कॉन्फिडेंस मिल जाएगा, कोई इशू नहीं होगा। लेकिन जो लोग पाइल अप करेंगे चीजों को और नहीं करेंगे साथ काम, वो फिर प्रॉब्लम में आ जाएंगे। तो इसके मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि ऑनलाइन मोड में आप लोगों की पर्टिकुलरली रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके एंड पे ज्यादा और बन जाती है, और आपने इसको भरपूर जोर लगा के इस चीज पे काम करना है। ये जो कोर्स है ये फ्यूचरिस्टिक कोर्स है। मार्केट में इस चीज की काफी डिमांड है जो हम पढ़ रहे हैं इस वक्त। तो ये आपके लिए एक तरह से कंपेटिटिव एज भी साबित होगा। और इसको पढ़ाने के दो तरीके हैं। एक में थ्योरी इंटेंसिव होता है ये कोर्स, और एक में ये है कि इम्प्लीमेंटेशन उसमें कम होती है। हम इसको बैलेंस्ड मोड में लेके चल रहे हैं कि थ्योरी भी डिस्कस कर रहे हैं और साथ साथ इम्प्लीमेंटेशन भी कर रहे हैं। तो जो कंपेटिटिव एज की मैं बात कर रहा हूँ वो आपको इम्प्लीमेंटेशन से ही मिलेगा। थ्योरी वाले बहुत सारे लोग आ जाते हैं जो सुनाते हैं थ्योरी को, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन जिन लोगों ने की होती है उनका कॉन्फिडेंस भी ज्यादा होता है, और एज अ मैटर ऑफ फैक्ट जो थ्योरी है उसकी अंडरस्टैंडिंग भी इम्प्लीमेंटेशन से और ज्यादा बढ़ जाती है। जब आप एक चीज को चला के और इम्प्लीमेंट करके खुद देख रहे होते हैं तो आपको उसके जो वेरिएशंस हैं उसके अंदर डिफरेंट तरह की, वो खुद ब खुद समझ आनी शुरू हो जाती हैं, और थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स भी और ज्यादा वाज़ेह हो जाते हैं। तो मेरी आपसे एक दफा फिर रिक्वेस्ट है कि आप लोगों ने साथ साथ इस चीज को इम्प्लीमेंट करते जाना है, और इम्प्लीमेंटेशन हम इस कोर्स में साथ साथ डिस्कस कर भी रहे हैं, और वो सारा सैंपल कोड आपको दे रहा हूँ, उसी को आप लाइन बाय लाइन चला चला के देखें और अपनी छोटी छोटी असाइनमेंट साथ साथ करते जाएं। ठीक हो गया? सर कोई कमेंट है किसी का तो आप शेयर कर दें। सर मैंने क्वेश्चन पूछना था जो हमारा लास्ट क्विज था उसमें से। जी जी सर आवाज आ रही है मेरी? जी जी आ रही। हेलो जी जी सर, वो मैंने ये जी पूछना था कि जो मैंने डाटा सेट लिया था उसमें ना डिपेंडेंट वेरिएबल कोई नहीं था, वाई वेरिएबल। तो मैंने फिर सारे को एक्स के लिहाज से किया, तो एट द एंड जब बात आई थी ना स्केलिंग की, तो पहले तो मेरे माइंड में ये आया क्योंकि वाई वेरिएबल नहीं है तो हम इसका ग्राफ वगैरह तो प्लॉट नहीं कर रहे होंगे, तो हमें स्केल करने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी क्योंकि वैल्यूज बहुत ज्यादा डिफरेंस था उनमें उनमें रेंज का, तो मैंने फिर भी उनको स्केल किया कि हो सकता है कि फिर भी इसकी जरूरत हो। तो ये इस पे जरा कमेंट कीजिएगा, क्या अगर वाई वेरिएबल नहीं है तो स्केलिंग जरूरी है? अच्छा, एक तो ये है कि वाई वेरिएबल होना जरूरी है, पहली बात तो ये है। वो वाई वेरिएबल हमने खुद ही बनाना होता है। जहाँ पे हम अभी मैं जो ये नजर तो आपको सिंपल लीनियर रिग्रेशन आ रहा है, लेकिन मैं मशीन लर्निंग की जो टाइप्स हैं उसके ऊपर एक दफा फिर हमने इब्तदाई लेक्चर में भी उस पर बात की थी, और उसको मैं रिकैप भी करूंगा रिग्रेशन स्टार्ट करने से पहले। होता यह है कि वाई वेरिएबल के बगैर तो फिर कोई सेंस नहीं ना बनता। वो क्लासिफिकेशन के लिए क्लास का लेबल हो सकता है, वो प्रिडिक्शन के लिए कोई वैल्यू हो सकती है। तो अगर फॉर एग्जांपल जिस तरह हम ये कह देते हैं कि आपके एफएससी के मार्क्स हमारे पास हों, तो उसकी बुनियाद पे हम ये प्रिडिक्ट करें कि आप से यूएमटी के टेस्ट में या किसी भी और यूनिवर्सिटी के टेस्ट में कितने मार्क्स लेंगे। तो हमारे पास अगर पिछले चंद सालों का डाटा पड़ा हो,
कि कितने कितने मार्क्स पे लोगों ने क्या परफॉर्मेंस दी है यूएमटी के टेस्ट में, तो उससे हमें आइडिया हो जाएगा कि आपके क्या मार्क्स होंगे। तो इसमें वाई वेरिएबल कोई किसी ने लिखा नहीं होगा कि ये वाई वेरिएबल है, हमने खुद इस चीज को आइडेंटिफाई करना है। और ये अगर मैं यहाँ पे बनाऊं इसको अनोटेड, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। ये फॉर एग्जांपल ये आपके 2 कॉलम्स हैं, ठीक है, नजर आ रही है नोटेशन शायद? यस सर। यस सर ये है एफएससी के मार्क्स और ये है टेस्ट के मार्क्स। ठीक हो गया। अब आप इसमें से हम किसी को भी एक्स और किसी को भी वाई बना सकते हैं। वजह ये है कि हो सकता है मेरे पास टेस्ट के मार्क्स हों और उससे मैं ये निकालने की कोशिश करूं कि अगर टेस्ट में इतने मार्क्स हैं तो एफएससी में कितने का आए होंगे। कर सकता हूं या नहीं? यस सर। और अगर मैं ये कहूं कि यार मेरे पास एफएससी के मार्क्स हैं तो उससे मैंने हिसाब लगाना है कि टेस्ट में ये कितने मार्क्स ले लेगा बच्चा। तो वाई वेरिएबल फिर किसने डिसाइड किया और एक्स किसने डिसाइड किया? वो हमने खुद डिसाइड किया डाटा को देख के। तो एक ही डाटा सेट के अंदर से हमने ये फैसला करना है कि हमने प्रेडिक्ट करना किस चीज को है। सही है। इनपुट हमारे पास कौन सी आ रही है, ऑब्वियसली जो चीज हमारे पास इनपुट के तौर पे आ रही है उसको हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल रख लेंगे और जो आउटपुट निकालनी है वो डिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा। ठीक है। सर तो एक ये और चीज सिनेरियो पे डिपेंड करता है। जनरली क्या होगा कि एफएससी के मार्क्स हमारे पास बच्चों के आ जाते हैं और उसकी बुनियाद पे हमने टेस्ट के मार्क्स प्रिडिक्ट करने होंगे। तो चीज हमें सिस्टम में रियल लाइफ प्रॉब्लम्स है। टीचर्स अच्छा, का नहीं। अगली बात आपने स्केलिंग की पूछी। स्केलिंग इज जनरली अ गुड प्रैक्टिस और अमूमन ये तो बड़ा सिंपलिस्टिक प्रॉब्लम है ना जो इस वक्त हम डिस्कस कर रहे हैं और आज के लेक्चर में भी हमारा प्रॉब्लम इसी नौयत का ही है। लेकिन प्रॉब्लम इससे ज्यादा कॉम्प्लेक्स भी होते हैं जिसमें मल्टीपल चीजें आ जाती है। मतलब मैट्रिक के साथ एफएससी के साथ मैट्रिक भी आ जाए, मैट्रिक के साथ 8 क्लास के मार्क्स भी आ जाए कि क्लास 8 में ये था, मैट्रिक में ये था, एफएससी में ये था, तो अब बताएं टेस्ट में कितने मार्क्स आएंगे। तो अब जो ये वाले वेरिएबल्स हैं ये ज्यादा हो गए। तो इन वेरिएबल्स के ज्यादा होने से फिर हम इन सारों को मिला के जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स कहेंगे और ये हमारा एक डिपेंडेंट वेरिएबल बन जाएगा। ठीक है। और एक इसी चीज को अगर हम क्लासिफिकेशन की तरफ ले जाएं तो हम इसी तरह कहेंगे कि अच्छा मैट्रिक में इतने एट में इतने आए, मैट्रिक में इतने आए, एफएससी में इतने आए। अभी ये बताएं कि एडमिशन होगा या नहीं होगा, यस नो बताएं। इसका एडमिशन हो जाएगा, इसका भी एडमिशन हो जाएगा, इसका नहीं होगा। तो ये क्या बन गया? इस यस नो को क्या कहेंगे? क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम। ठीक है। ये क्या प्रॉब्लम है? क्लासिफिकेशन का, कि हम इसको क्लासिफाई कर रहे हैं कि यस और नो में, 1 और 0 भी आप इसे कह सकते हैं। और ये कौन सा प्रॉब्लम है? इसको क्या कहेंगे? रिग्रेशन। रिग्रेशन क्या है? वैल्यू को प्रिडिक्ट करना कि अगर एफएससी में इतने मार्क्स हैं तो टेस्ट में से 71 मार्क्स आएंगे। 71 यस नो तो नहीं है ना? अच्छा जी, इसके इतने इतने मार्क्स आए हैं तो इसके 68 मार्क्स आएंगे, इसके बहुत ज्यादा मार्क्स हैं एफएससी मैट्रिक वगैरह में तो इसके 93 मार्क्स आएंगे। तो ये यस नो और इसमें फर्क समझ आ रहा है? यस सर। तो ये राइट वाला पोर्शन क्या है? रिग्रेशन। लेफ्ट वाला पोर्शन क्या है? क्लासिफिकेशन। अब जब ये वाली चीजें हमारे पास होंगी मैट्रिक और एफएससी और वो सारा कुछ, तो हमें क्या चाहिए कि हम इसको जो नॉर्मलाइजेशन है डाटा की वो कर लें। विच मीन्स के 0 और 1 के दरमियान हम चीजों को अगर कर लेते हैं तो वो एक अच्छी प्रैक्टिस है और बेहतर बात है कि इसको आप कर लें, क्योंकि एट्रीब्यूट्स कई तरह के हो सकते हैं। तो एट्रीब्यूट्स की वैल्यूज में डिफरेंस भी आ सकता है काफी सारा। समझ में आ रही है? तो ये मैट्रिक जी सर। एफएससी वगैरह में तो इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लगभग 1000-1100 में से नंबर आ रहे होते हैं। लेकिन जहां जहां ये डिफरेंस आ जाता है कि कोई एक, जिस तरह किसी की एज है, सैलरी है और से फॉर एग्जांपल उसकी वेट है उसका,
एज, सैलरी और वेट है, तो ये 3 वैल्यूज जो है ये बड़ी डिफरेंट, सैलरी हजारों में होगी, लाखों में भी हो सकती है। इसी तरह एज जो है वो बिल्कुल ही वो 50-60 के करीब एवरेज नंबर होगा, और वेट भी इसी तरह छोटा नंबर ही होगा। तो वो उस केस में सैलरी जो है वो एक डिफरेंट स्केल पे चल रही होती है, और एज और वेट जो है वो एक डिफरेंट स्केल पे चल रहे हैं। तो उसमें उस केस में नॉर्मलाइजेशन करना बेहतर एक्टिविटी है। ठीक है। सर ऐसे ही हमारे सर डीए में 3500 मार्क्स होते हैं और इंटर में तो 1100 होते हैं, फिर दोनों को कंपेयर हाँ करना बिल्कुल, करके वो बड़ा करेंगे। फर्क पड़ गया ना। यस सर। तो सर ऑलवेज अ गुड प्रैक्टिस कि आप स्केलिंग करें। ठीक है। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात यह है कि कुछ एल्गोरिथम, ये जो मशीन लर्निंग की इम्प्लीमेंटेशन पाइथन वगैरह ने दी हुई है ना, हमने तो वो देख लिया एक्सप्लिसिटली कि स्केलिंग कैसे करनी है, लेकिन कई एल्गोरिथम्स में स्केलिंग का एक पैरामीटर दिया होता है कि आप जब उस एल्गोरिथम को कॉल करने लगे हैं तो स्केलिंग यस और नो आप कर रहे हैं, तो आप यस कर देंगे तो वो खुद उस एल्गोरिथम की कॉल के अंदर ही स्केलिंग का एक पैरामीटर है, वो उसको आप यस कह देंगे तो वो स्केलिंग करके फिर उसके बाद एल्गोरिथम या अप्रोच अप्लाई करेगा। तो मतलब इसकी अहमियत का आप अंदाजा लगाएं कि इसको इसको एज पैरामीटर अप्रोचेस या मॉडल्स के अंदर भी रखा गया है। अगर आपने वैसे खुद से नहीं की तो आप यहाँ पे भी यस कर देंगे तो हम करके आपको उसके बाद एल्गोरिथम अप्लाई करेंगे। और कोई सवाल किसी का? सर आपने ये बताया कि वाई आपने सर ये समझा, खुद स्केलिंग कंसीडर करते करना है, हुए क्या नेगेटिव ये में भी जा सकती है वैल्यू? सर हम जो रेंज सेट करते हैं उस पर डिपेंड डिपेंड करता करता है है कि ना। जो भी आप रेंज सेट कर रहे हैं, हमने रेंज में इसको यस लेके आना होता है। असल में वो नेगेटिव हो या ना हो, इससे थ्योरेटिकली कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। आप ये इसी तरह से है ना कि आपने फॉर एग्जांपल नेगेटिव नंबर्स को अगर अवॉइड करना है, आप -100 से लेके +100 तक है, तो आप उस सारे नंबर्स को, मैं शुमाइम आसानी के लिए बात बता रहा हूँ, थ्योरेटिकली स्पीकिंग अगर आप हम सारे नंबर्स को 100 प्लस कर देते हैं, हर नंबर में क्या कर दें 100 प्लस कर दें, तो वो 100 क्या हो प्लस। जाएगा, जो मैक्सिमम नेगेटिव क्या था -100, तो उस सूरत में वो नंबर्स किधर चले जाएंगे 0 से लेके 200 तक। तो ये जो रिलेटिव उनका जो है एक दूसरे से डिस्टेंस, वो बिल्कुल मेंटेन रहेगा, उसमें कोई परेशानी नहीं है। लेकिन वो 0 से 200 के दरमियान अब वैल्यूज हो गई, और उनका रिलेटिव डिस्टेंस जितना भी आ रहा था वो अपनी जगह इंटैक्ट है। तो इस तरह से भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। और बाकी फिर एल्गोरिथम्स में नंबर्स को कैसे प्रोसेस करना होता है, वो उस चीज को, यानी कि बेसिकली तो उनका हमें ये चाहिए कि इनका रिलेटिव डिफरेंस या डिस्टेंस है कितना। तो यहाँ पे वो जो रिलेटिविटी का फिनोमेना है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू कि हम वैल्यूज की रेंजेस में नेगेटिविटी लाएं या ना लाएं, उससे कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो आप उसकी मैक्सिमम और मिन सर रेंज फॉर डिफाइन एग्जांपल कर दें। जी जी। हमारे पास मतलब एक कॉलम एज का है और एक सैलरी का है, तो जो एज है हाँ, वो नेगेटिव में चली जाए तो इसमें कोई इशू नहीं है स्केल करते हुए? जाएगी नहीं ना। आप उसको क्यों, बल्कि हम तो नेगेटिव को अवॉइड हमें करना चाहिए। स्केल करते हुए नेगेटिव में नहीं जाएगी, वो 0 से 1 के दरमियान लेके आएगा उसको। स्केलिंग का लास्ट लेक्चर में हमने वो डिस्कस किया था ना कि मैक्स और मिन यस से सर, वो एक डाटा सेट था, वो उसमें मैंने कॉल किया था, वो नेगेटिव में पता नहीं लेके जा रहा था। ये स्टैंडर्ड स्केलर का फंक्शन ही कॉल किया था कोई। वो ये भी हो सकता है कि वो -1 से 1 के दरमियान लेके आ रहा हूँ। यस सर, -1 से 1 के दरमियान हो ठीक सकता है, है। तो इससे इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए उसने बेसिकली सारी वैल्यूज एक ही रेंज में आ रहे हैं। तो बात यह है कि एक वैल्यू हो 3,25,000 और एक वैल्यू हो 7। अब इन दोनों में से अगर आप कहें कि फैसला करना है तो क्या फैसला होगा? जो ये कहेगा वही होना है। जिस तरह कहते हैं ना कि जब यस सर। शुमाइम के सामने शेर आ जाए, लतीफा सुना हुआ है, कहते हैं, अब क्या होगा कि शुमाइम कहता है कि अब मैं होना क्या है, वही होना है जो शेर ने करना है। तो ये शेर बना हुआ है ना इस वक्त, ये क्या बना हुआ है? शेर। और ये क्या है? शुमाइम। तो हमने क्या करना है कि शेर को भी शुमाइम के लेवल पे ले आना है या शुमाइम को भी शेर के लेवल पे ले आना है।
अब मसला ये होता है कि शेयर तो कई होते हैं, कोई किसी लेवल का शेयर होता है, ये लाखों में शेयर है, इधर एक हजारों में शेयर फेंका होगा, ये बफर शेयर है, ये आम शेयर है, ठीक है। तो हमने क्या करना है, हमने इन सारों को नॉर्मल लेवल पे ले आना है। तो हम उसको स्टैंडर्ड रेंज डिफाइन कर दें, 1 से -1 की करनी है वो कर दें, 1 से 0 की करनी है वो कर दें, 0 से 10 तक की करनी है ये कर दें, यानी कि सारे सारे के सारे एलिमेंट्स जो हैं वो इस रेंज में आ जाए। दैट्स द आइडिया। तो जो स्केलिंग का आइडिया क्या है कि एक गिवन रेंज के अंदर सारी वैल्यूज आ जाए, ठीक है, सारी की सारी वैल्यूज उसी रेंज में पाई जाए हर एट्रीब्यूट की, और ये इंडिपेंडेंटली हर एट्रीब्यूट पे अप्लाई हो रही है। ये क्या हो रही है, हर एट्रीब्यूट पे इंडिपेंडेंटली अप्लाई हो रही है। यानी कि जो 3,25,000 सैलरी है, उसके बाद एक बंदे की जो है वो 8,52,000 भी सैलरी है, तो इस तरह से वो 3,25,000 वाली की 0 से 10 के दरमियान अगर कुछ करेंगे तो वो 5 के अराउंड आएगी वो वैल्यू, ठीक है, 8,25,000 के होते हुए। तो इस तरह से वो प्लस माइनस करते हुए, यानी कि मैक्स और मिन वाला आप वो लास्ट लेक्चर में देखिएगा, फॉर्मूले भी लिखे हुए हैं, और आप स्केलिंग के वो अप्रोचेस भी देख लें, तो उससे आपको पता लग जाएगा कि वैल्यूज किस तरह एक गिवन रेंज में ला सकते हैं। 0 से 1 में लाना है, 0 से 10 में लाना है, 1 से 10 में लाना है, -1 से 1 में लाना है, जो भी आप रेंज करनी है उसमें आप वैल्यूज ला सकते हैं। क्लियर? ठीक है सर। बट इट इज ऑलवेज अ गुड प्रैक्टिस कि आप स्केल करें डाटा, ताकि कोई भी एट्रीब्यूट ओवरवेलमिंग ना बन सके। आइडिया क्या है कि सारे एट्रीब्यूट्स की वैल्यूज जो हैं वो एक ही तरह से आ रही हो, कोई इतना बड़ा वैल्यू ना कैरी कर रहा हो जो कि, क्योंकि इन द एंड ना इसमें इक्वेशनें बननी होती हैं। उन इक्वेशंस में अगर आप यूं लिखते हैं x1 एक है, x1 फिर x2 दूसरा वेरिएबल है, x3 तीसरा वेरिएबल है, ये जो भी हम बात कर रहे थे मैट्रिक एफएससी और से क्लास 8 की। तो अब अगर इनमें से जो जिसकी वैल्यू ज्यादा होगी, या ये सैलरी एज और वेट की हम बात कर रहे थे, तो ये अगर सैलरी है तो x3 की इतनी बड़ी वैल्यू होगी, हम ये इस तरह से अगर करके चल रहा है ax1 प्लस bx2 प्लस cx3, कुछ इस तरह की इक्वेशन बन रही है। तो इस इक्वेशन में ये जो x3 है इसकी इतनी बड़ी वैल्यू होगी कि ये दोनों बेचारे इसके सामने कोई वैल्यू बात जो भी करेंगे उसकी कोई बात सुनेगा ही नहीं, जो ये कहेगा बस वही फैसला होगा। पॉइंट समझ आ रहा है? अगर ये इक्वेशन हो और ये वाली चीज सैलरी होगी तो इन बेचारों को कोई सुनेगा? यानी कि ये तो बेचारे सिर्फ इतने से हिस्से में थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन शायद करें, एक 0,0,0 वाले को कुछ बना दें, चलो जी 91 बना दिया इसे। अब आपको कोई कहे 3,25,000 और कोई कोई कहे 3,25,000 91, कोई फर्क पड़ा? आप कहेंगे यार 91 रहने दे, मुझे बाकी के पैसे तो दे दे। शुमाइम, यस सर। 91 भी लेने हैं? नहीं सर, रहने दें, पीछे वाली दे दें। रहने दे। ठीक हो गया। तो ये इस तरह से है कि ये ओवरवेलमिंग इफेक्ट को खत्म करेंगे। जब ये सारे ही 0 से 1 के दरमियान होंगे तो फिर कभी भी ऐसा नहीं होगा। शाहिद, शुमाइम Yes, एंड sir. द रेस्ट ऑफ द Yes. क्लास, सबको समझ आ गई इस बात की? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. सर Very ये good. y वेरिएबल हमने इंटेंशनली एक्सट्रीम एंड्स पे रखना होता है ना? हाँ, मतलब डाटा की जो नॉर्म्स हैं डाटा को रखने की, उसमें आपने देखा ना कि हमारे लिए वो आसान हो जाता है ना। अगर वो कॉलम हमने दरमियान में कहीं फंसा के रखा हो तो हमारी कोडिंग में मुश्किल हो जाएगी ना। हम कहेंगे अच्छा हाँ. हमारे जो x जो x ट्रेन और x टेस्ट और y ट्रेन y टेस्ट में जब हम ट्रेनिंग वाला पार्ट है वो इकट्ठे कॉलम्स हो जाएंगे तो हमारी जिंदगी आसान हो जाएगी। वरना हम कहेंगे जी सर, पहले वो से आपने लेके लास्ट क्लास में 8वें बताया. कॉलम तक, और फिर नौवें में हमारी वो पड़ी हुई है y वेरिएबल पड़ा हुआ है, और फिर 10वें से लेके 13वें तक ये हमारा ट्रेनिंग है। तो गलत हो गया ना। आप मेरे उसको उठाएं डाटा को एक्सेल की फॉर्म वाले में, अगर वो 9वें नंबर पे पड़ा भी हुआ है तो उसको कॉलम को कट करें और आखिरी नंबर पे ले जाएं, तो उससे क्या हो जाएगा, आपकी जिंदगी बड़ी आसान हो जाएगी। ठीक है,
फर्क तो उससे ये कोई नहीं पड़ना, उसको सीधा सीधा अपनी जगह पे ले जाएं, बस बात खत्म। ओके जी, तो या ये इसी डिस्कशन में हमने कुछ ये जो पहला पॉइंट हमने डिस्कस करना था वो भी कुछ हद तक, काफी हद तक डिस्कस हो गए। और वो पॉइंट क्या था, ये वाला, हमारे पास जो मशीन लर्निंग की अप्रोचेज हैं वो तीन मेन अप्रोचेज हैं, एक सुपरवाइज लर्निंग, एक अनसुपरवाइज लर्निंग और एक रीइंफोर्समेंट लर्निंग। तो ये जो अभी हम दो चीजें डिस्कस कर रहे थे, क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन, ये दोनों किसमें लाई करती हैं, सुपरवाइज लर्निंग में। ये हमने लास्ट वो जो इनिशियल लेक्चर पढ़ा था डॉक्टर दिल नवाब साहब वाला, उसमें हमने ये चीज देखी भी थी कि इसके अंदर क्या होता है कि जो हमारा ट्रेनिंग और टेस्ट सेट डाटा होते हैं ना, तो सुपरवाइज लर्निंग में ट्रेनिंग डाटा भी एनोटेटेड होता है और टेस्ट डाटा भी एनोटेटेड होता है। अनसुपरवाइज में क्या होता है कि ट्रेनिंग डाटा एनोटेटेड नहीं होता, टेस्ट डाटा सिर्फ एनोटेटेड होता है, यानी कि हमें ट्रेनिंग के वक्त नहीं पता होता। इसमें डायमेंशनल रिडक्शन और क्लस्टरिंग दो चीजें जो है वो अनसुपरवाइज में लाए करती हैं। जो हम डायमेंशंस को रिड्यूस करते हैं कि कौन सा फीचर रखना है और कौन सा नहीं रखना, ये डायमेंशनल रिडक्शन है। जिस तरह अगर एक फीचर है, फॉर एग्जांपल ये जो हम बात कर रहे थे अभी स्टूडेंट्स के डाटा की, तो या एम्प्लॉइज के डाटा की, कि एम्प्लॉय की एज कितनी है, वेट कितना है और सैलरी कितनी है, उसके साथ अगर हम एक और एट्रीब्यूट रख लेते हैं नेशनैलिटी, तो नेशनैलिटी का एट्रीब्यूट जो हमने रखा उसमें सारे ही पाकिस्तानी हो। नेशनैलिटी का एट्रीब्यूट तो हमने रख लिया, ये था एज, एज के साथ क्या था वेट, वेट के साथ क्या था सैलरी, और सैलरी के बाद एक और एट्रीब्यूट क्या आ गया, नेशनैलिटी। तो अब ये अगर, और इसके बाद ये वो चीज थी जो हमने कोई जो भी चीज XYZ हमने प्रेडिक्ट करनी थी कि इसकी प्रमोशन होगी या नहीं होगी। तो नेशनैलिटी में सब के सब पाकिस्तानी है। तो जब सब के सब पाकिस्तानी हैं तो ये एट्रीब्यूट कोई वैल्यू ऐड कर रहा है हमारी इंफॉर्मेशन में, या कोई डिस्टिंक्शन पैदा कर रहा है इन सारों में? नो सर। नो ये सर। तो वैल्यू, ये एट्रीब्यूट का कोई इम्पैक्ट नहीं होगा डिसीजन मेकिंग में। मतलब तब फर्क पड़ेगा ना कि ये एक बंदा आ गया, वो जापानीज नेशनल है, एक ब्रिटिश नेशनल है, एक यूएस का नेशनल है और एक फलां, तो फिर होगा कि यार इस नेशनल की जो है ये सिलेक्शन के चांसेस ज्यादा हैं और इसके कम है, व्हाटएवर। लेकिन जब सब में एक ही वैल्यू होगी तो ऐसा कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं दे रही होगी, तो फिर इस कॉलम की ऐसा कोई जगह नहीं है। तो डायमेंशनल रिडक्शन के अंदर हम इसी नौयत के काम कर रहे होते हैं, ठीक है। डायमेंशनल रिडक्शन में हम ये फिगर आउट कर रहे होते हैं कि कौन सी अनइम्पॉर्टेंट डायमेंशन हैं उनको खत्म कर दें, ताकि हमारी प्रोसेसिंग जो है वो निस्बतन तेजी से हो जाए, और इसी चीज को फिर मीनिंगफुल कंप्रेशन के नाम से भी रेफर किया जाता है। अच्छा, दूसरी चीज है वो क्लस्टरिंग है। क्लस्टरिंग क्या होती है? क्लस्टरिंग भी एक टेक्निक है जिसमें हम क्या करते हैं कि ऑब्जेक्ट को क्लस्टर्स में बॉक्स करते हैं। इस वक्त एक्चुअली ये जो डायग्राम बनी हुई है ये खुद एक क्लस्टरिंग हुई पड़ी है। ये एक क्लस्टर है, ये दूसरा और ये तीसरा, ठीक है। तो ये इस तरह से तीन क्लस्टर्स ही बने हुए हैं। तो क्लस्टरिंग एक्चुअली क्या है कि क्लस्टरिंग में हम जो लाइक वाइज आइटम्स होते हैं उनको मिला के एक बॉक्स में बंद करने की कोशिश करते हैं। इसमें भी जब हम जाएंगे तो हम फर्दर डिटेल्स पढ़ेंगे। जिन बच्चों ने डाटा माइनिंग पढ़ी है उनको थोड़ा इसका आइडिया भी होगा कि कैसे क्लस्टरिंग होती है और क्या होती है। तो ये अनसुपरवाइज लर्निंग में आती है। इसमें हमें ये नहीं पता होता कि कौन सी कितनी क्लासेस हैं और किस चीज को किस क्लास में पुट करना है। फॉर एग्जांपल न्यूज है तो न्यूज को हम कहते हैं कि यार इनको क्लस्टर कर दो। तो क्लस्टर के लिए हमें पता ही नहीं होता कि कितने क्लस्टर बनने हैं। तो हम पहले नंबर पे एक नंबर डिसाइड करते हैं कि अच्छा 5 क्लस्टर्स बनाते हैं। 5 क्लस्टर्स बना के हम फिर 5 क्लस्टर्स इसके बनाने की कोशिश करते हैं। फिर क्लस्टर्स के वो होता है कि कितना स्ट्रॉन्ग कोई क्लस्टर बना है। जो क्लस्टर जितना स्ट्रॉन्ग, अगर वो क्लस्टर के वो मेजर्स होते हैं कि क्लस्टर कितना अच्छा बना है। अगर क्लस्टर उन मेजर्स के मुताबिक ठीक बन गए हैं तो इसका मतलब है सही है। अगर क्लस्टर उनके मुताबिक नहीं बने तो फिर हम क्या करते हैं कि मे बी हम कहते हैं कि यार
इसके 7 क्लस्टर्स बना के देखते हैं। अब उसके बाद 7 क्लस्टर्स के ऊपर वो एवेल्युएशन करेंगे कि ये क्लस्टर ठीक बने या नहीं बने, फिर उस 7 के हिसाब से क्लस्टर बनाने शुरू करते हैं। फिर जिस जगह पे हेल्दी क्लस्टर्स बन जाते हैं वहां पे हम रुक जाते हैं। तो हर एक जो ऑब्जेक्ट होता है वो किसी एक क्लस्टर के अंदर लाई कर रहा होता है। तो इस तरीके से हम क्लस्टरिंग करते हैं। तो क्लस्टरिंग के अंदर हमें, अब देखो क्लासिफिकेशन के अंदर हमें पता था कि यस और नो 2 क्लासेस हैं। क्लस्टरिंग के अंदर हमें कुछ पता नहीं है कि क्या क्या क्लासेस हैं और वो कौन किस क्लास में जाएगा और कौन किस क्लास में जाएगा, वो तो हमें खैर क्लासिफिकेशन में भी नहीं पता होता। लेकिन क्लस्टर में हमें टोटल नंबर ऑफ क्लस्टर्स नहीं पता होते, हम खुद अज्यूम करते हैं क्लस्टर्स का नंबर फिर और उसके ऊपर चलने की कोशिश करते हैं। तीसरी टाइप जो है वो रीइंफोर्समेंट की है। रीइंफोर्समेंट जो है वो गेम्स वगैरह में और रोबोट नेविगेशन या जैसे ये चेस वगैरह है ना, चेस आप एक मूव चलते हैं तो उस मूव के कॉरस्पॉन्डिंग फिर आपको कुछ यानी कि आपका ये टारगेट है, तो जब आप टारगेट की तरफ मूव चलते हैं तो आपको रिवॉर्ड मिलता है। क्या मिलता है? रिवॉर्ड। और अगर आप टारगेट से दूर कहीं जाते हैं, ये मूव चला दिया आपने, तो फिर आपको रिवॉर्ड नहीं मिलता या कम रिवॉर्ड मिलता है। तो अमाउंट ऑफ रिवॉर्ड जो है या पेनल्टी भी मिल सकती है। तो इस तरह की चीज से फिर हम सिस्टम को ट्रेन करते हैं। तो जब उसको पता, सिस्टम को कैसे पता लगता है कि जो वो एक एक्टिविटी करता है उस एक्टिविटी के कॉरेस्पॉन्डिंग उसको जब रिवॉर्ड मिलता है तो वो रिवॉर्ड वाली साइड पे अपने आप को ट्यून करने की कोशिश करता है कि मैं इधर जाने की बजाय इधर जाऊं। तो वो जो भी ये मूव्स वाली चीज है, ये भी इंटर्न है, ये सारी वो ग्राफ के ऊपर और फिर मैट्रिक्स इसके बनते हैं। ग्राफ याद है ना, डेटा स्ट्रक्चर वाले ग्राफ, यस सर। एजेस और वर्टिसेस। तो एजेस और वर्टिसेस को आपको याद है ना, एडजेसेंसी मैट्रिक्स में Yes, हम sir. रिप्रेजेंट कर देते हैं। वो वाली चीज जो है ना, उस फॉर्म में हम अपने प्रॉब्लम को थ्योरेटिकली मैप करते हैं और फिर उसके ऊपर फर्दर एक्शंस परफॉर्म होते हैं, फिर उन एक्शंस को हम इवैल्यूएट करते हैं और देन वी कीप ऑन गोइंग। तो ये 3 मेजर अप्रोचेस हैं इसकी मशीन लर्निंग। हम इसमें से पहली जो अप्रोच है प्री प्रोसेसिंग, तो तकरीबन सब में इस्तेमाल होती है और एक छोटी सी प्री प्रोसेसिंग की बेसिक्स जो है वो हमने सीख ली हैं। अब हम ये करने जा रहे हैं कि आज की क्लास में हम रिग्रेशन सीखने जा रहे हैं। तो रिग्रेशन में जैसा कि मैंने आपको बताया, फोरकास्टिंग या प्रेडिक्शन, वैल्यू की प्रेडिक्शन, जैसा कि एफएससी में इतने मार्क्स हैं तो टेस्ट में कितने मार्क्स आएंगे, ये कितने मार्क्स में, ये कोई क्लासिफिकेशन नहीं है, ये प्रेडिक्शन है, फोरकास्टिंग है। ये जो टेम्परेचर हम कहते हैं, टेम्परेचर की फोरकास्टिंग होती है ना, ये टेम्परेचर की फोरकास्टिंग भी वो सारा कुछ देख रहे होते हैं कि विंड का क्या है लेवल, प्रेसिपिटेशन और ह्यूमिडिटी का क्या लेवल है और लास्ट टेम्परेचर कितना था, उस सारी की बुनियाद पे फिर फिगर आउट कर रहे होते हैं कि अभी कल का टेम्परेचर क्या होगा या अगले 3 घंटे बाद क्या टेम्परेचर होगा वगैरह वगैरह। और इसी तरह स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जो स्टॉक्स की वैल्यूज की प्रेडिक्शन करना, वो बड़ा एक सेंसिटिव और क्रिटिकल और बड़ा फास्ट मूविंग एक्टिविटी है कि उसमें बड़ी तेजी से स्टॉक्स की वैल्यूज चेंज और सारा कुछ हो रहा होता है। और इसी तरह से हम जो एग्जांपल आज करने जा रहे हैं उसमें क्या है कि लोगों का ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस दिया हुआ है और उसकी बुनियाद पे उनकी सैलरीज को प्रेडिक्ट करना है। ये एग्जांपल आज हम देखेंगे। तो सिंपल लीनियर रिग्रेशन जो है वो रिग्रेशन का सबसे सिंपलर मॉडल है। तो होता क्या है कि हम जो हमारा डाटा है उसको उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक लीनियर रिग्रेशन मॉडल तरतीब देने की कोशिश करते हैं। लीनियर रिग्रेशन मॉडल, तो लीनियर से जो नाम समझ आ रहा है वो लीनियर से ये बात सामने आ रही है कि लाइन की फॉर्म में वो चीज चल रही है। क्या हो रहा है? लाइन की फॉर्म में। ठीक है, ये इक्वेशन कोई देखी वाली है आपकी? सर चलिए आते हैं अभी इक्वेशन पे। इक्वेशन से आप शुरू में डर जाएंगे। इधर इस स्लाइड पे हम देखते हैं पहले। तो एक्चुअली ये हमारे डाटा एलिमेंट्स हैं। हमारे पास एक डाटा है जिसमें बताया हुआ है कि
किसी बंदे के कितने साल एक्सपीरियंस है और उसकी कितनी सैलरी है। फॉर एग्जांपल ये क्या बता रहा है, अगर हम ये सैलरी के इस पे बाहर नहीं लिखा हुआ से, अगर हम इसको कह देते हैं कि ये कितने, ये है ये वाला पॉइंट जो है ये 50,000 है फॉर एग्जांपल, तो अगर ये 50,000 है तो ये कितना लग रहा है आपको, ये कोई 15,000 के करीब हो शायद, है ना, 1520 के के करीब। है ना। और ये इस बंदे का एक्सपीरियंस थोड़ा सा ज्यादा है लेकिन सैलरी इससे जरा कम है। ये बंदे का एक्सपीरियंस और ज्यादा है और इसकी सैलरी ये है। जैसे जैसे एक्सपीरियंस आप ये देख लेंगे, जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ रहा है सैलरी भी करीब करीब बढ़ ही रही है। सही। अब इसके अंदर जो लीनियर रिग्रेशन के अंदर हमने करना ये होता है कि कोई ऐसी लाइन ड्रॉ करनी होती है, ऐसी लाइन ड्रॉ करें जो कि इन सब पॉइंट्स को के हिसाब से बेस्ट लाइन हो। ठीक है, ये सादी तरीन बात जो सिंपल लीनियर रिग्रेशन की, लीनियर लाइन, तो लीनियर जो है ना वो जो एन जो वेरिएबल होते हैं ना हमारे, उसमें x की पावर जब 1 होती है तो उसको हम क्या कहते हैं कि ये लीनियर है। x की पावर 2 हो जाती है तो उसको क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक इक्वेशन याद है ना, जी सर याद है क्वाड्रेटिक। तो उसको क्वाड्रेटिक में x की पावर 2 होती है और क्यूब हो जाती है उससे ऊपर, है ना। तो इस तरह से लीनियर के अंदर x की पावर 1 होती है, तो इस चीज को हम कहते हैं कि ये लीनियर रिग्रेशन है, सिंपल लीनियर रिग्रेशन। अच्छा, इसके अंदर अब है क्या कि इसमें लाइन आपने ऐसी ड्रॉ करनी है। अब लाइन ड्रॉ करने के कई वो तरीकाकार हो सकते हैं, तो एक तो सर ये बेस्ट तरीका फिट, हमें इस वक्त ये नजर जी, बेस्ट फिट जो लाइन होती है वो लगा रहे हैं हम। बेस्ट फिट हमने लाइन लगानी है। बेस्ट फिट का मतलब क्या है और वो कैसे लगती है, ये सारी चीजें हम क्विकली डिस्कस कर लेते हैं। इतनी बात समझ आ गई है? जी सर। ये बात समझनी जो है ना वो सबसे ज्यादा जरूरी है। अब होता क्या है, होता ये है कि हम बहुत सारी लाइनें लगाने की कोशिश करते हैं। ये लाइन भी लगा सकते हैं हम ये लाइन भी लगा सकते हैं, हम ये लाइन भी लगा सकते हैं। तो हर लाइन को ड्रॉ करने के बाद हम एक खास एक्टिविटी करते हैं। इसका मतलब है आर्बिट्रेरीली बहुत सारी लाइनें लग सकती हैं और बहुत सारी लाइनों के अंदर से फिर हमने चूज करना है कि कौन सी लाइन सबसे बेहतरीन लाइन है। ये तरीका है सिंपल लीनियर रिग्रेशन का। अब सवाल ये है लाइन में से किस लाइन को सिलेक्ट किया जाए। लाइनें तो हम काफी सारी लगा सकते हैं। लाइन की जो वो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं अगर आपको याद है, जिस तरह कि मैं एक नई लाइन लगाता हूँ, फॉर एग्जांपल ये मैंने एक रेड लाइन लगा दी है, ठीक है। इस लाइन का, इस चीज को क्या कहते हैं, ये y एक्सिस है ना और ये x एक्सिस है, इसको क्या कहते हैं, ओरिजिन सर। y वाई इंटरसेप्ट। वाई इंटरसेप्ट ओरिजिन ये है, वाई इंटरवल सर। y इंटरसेप्ट, ठीक है। इंटरसेप्ट का क्या मतलब होता है, जहाँ पे वो सर जहाँ लाइन। कट कर रही है उसे, जी सर। ठीक है। अच्छा, और ये जो होता है, ये वाली पूरी, ये जो इसका एंगल सा बना हुआ है, ये जो एंगल है इसको क्या कहते हैं, एक्यूट एंगल। ये जो एंगल होता है ना ये एक्चुअली स्लोप रिफ्लेक्ट कर रहा होता है ना, याद है। यस यस सर। सर, स्लो y is equal to mx plus c ये लाइन की इक्वेशन है। हाँ, y is equal to mx plus c। जिंदाबाद। कौन है ये, सर शायद अनाथ। शायद शायद अपना कैमरा बंद कर यार, हमें डर लग रहा है। ये देखो ये डिफरेंट स्लोप्स हैं, है ना।
हम कहते हैं ना यार वो स्लोप बड़ी, नॉर्दर्न एरिया में आप लोग जाते हैं सैर करने, कहते हैं यार उधर हमने ट्रैकिंग की, बड़ी स्लोप स्टीप थी, है ना, उधर तुम जाके दिखाओ तो माने तुम्हें, कहते हैं कि नहीं कहते? तो ये फ्लैट है यस सर। लाइन, और ये थोड़ी सी स्लोप वाली है, ये उससे ज्यादा स्लोप वाली है, ये उससे स्लोप की एडजस्टमेंट और वाई इंटरसेप्ट, ये दो चीजें होती हैं जिनसे कि हम लाइंस को तरतीब देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर वाई इंटरसेप्ट इसी पॉइंट को मानना है तो इस पे बेशुमार स्लोप्स की लाइनें लग सकती हैं इसी पॉइंट के ऊपर, है ना? यस नजर आ सर। रहा है सारों को? वाई तो मतलब इंटरसेप्ट यही है कि स्लोप जितना पर ऊपर है। जाएंगे उतनी स्लोप बड़ी ऊपर होती जाएगी। जी 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 जी। तो ये जो लाइन की इक्वेशन है, अब आपको ये याद आ गई, मकसद भी यही था कि आपको लाइन की इक्वेशन से एक दफा रिफ्रेशर दे दिया जाए। तो अब आपको प्रॉब्लम समझ आ गया? सिंपल लीनियर रिग्रेशन में दो वेरिएबल्स होते हैं और उन दो वेरिएबल्स में से एक एक्स में पॉइंट प्लॉट हो जाता है और एक वाई में। इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स वाली साइड पे आ जाता है, डिपेंडेंट वेरिएबल वाई वाली साइड पे आ जाता है। एक्सपीरियंस इंडिपेंडेंट वेरिएबल है इस केस में। तो हम ये कह रहे हैं कि एक बंदा आया है, उसका सीवी हमारे पास आ गया है, वो कह रहा है कि जी मेरा 8 साल का एक्सपीरियंस है, तो 8 साल का उसका एक्सपीरियंस है, गुड हो गया। अब हमने उसे कितनी सैलरी देनी है वो हम यहाँ से फिर अपने हिसाब से इस लीनियर रिग्रेशन मॉडल को हम कहेंगे कि यार ये तुम्हारे पास पिछला सारा हमारे इतने सारे एम्प्लॉयज हैं। फॉर एग्जाम्पल हम कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में कोई फैकल्टी मेंबर रखना चाह रहे हैं, वो आए हैं और वो कह रहे हैं मेरा 8 ईयर्स एक्सपीरियंस है, हम कहेंगे ये CS कंप्यूटर साइंस की फैकल्टी के सारा डाटा हमने प्लॉट कर दिया है, ठीक है? तो इस डाटा के ऊपर कोई अच्छी सी रिग्रेशन लाइन लगाओ और रिग्रेशन लाइन में ये जो 8 साल वाला है इसकी वैल्यू फिर हमें बता दो कि क्या होगी, ये उसकी सैलरी होगी। कितनी निकली है? ठीक ही निकल आई जितनी भी, ठीक है? 30,000। बस 30,000 में रख लेंगे, ठीक है, डॉलर्स में। ओके, यहाँ तक किसी का कोई सवाल तो आप पूछ लीजिए। तो ये जो चीज है ये वही लाइन की इक्वेशन है जो अभी आपने करते 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 याद कर ली। y इज इक्वल टू, mx plus ये c। b1 इज एक्चुअली m, x1 इज एक्चुअली x एंड b0 इज एक्चुअली c, ठीक है? तो इसको जो है ये इक्वेशन और ये इक्वेशन दोनों सेम है, ठीक है? b0 जो अभी हम y इंटरसेप्ट की बात कर रहे थे ये वो है। b0 क्या होता है या c क्या होता है? y इंटरसेप्ट। लाइन जो है वो y को कहाँ पे कट कर रही है? अगर हम उस पर वापस आए, ये जो लाइन है इस लाइन के अंदर अगर x की वैल्यू 0 पुट कर दें, x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो क्या होगा? ये पूरा फैक्टर 0 आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा? c या b0, यही बचेगा ना? वो Yes. यही पॉइंट है। इसका मतलब है कि जो बिल्कुल फ्रेश बंदा होगा जिसका कोई एक्सपीरियंस भी नहीं है उसको इतनी सैलरी मिलेगी। तो अगर लाइन यहाँ से शुरू कर दें यूं करके हैं, उसका मतलब क्या होगा कि y इंटरसेप्ट ओरिजिन पे है। इसका मतलब जो बंदा बिल्कुल फ्रेश होगा उसे एक तेली भी नहीं मिलेगी, उसे कहेंगे भाईजान आप आगे मुफ्त में काम करना शुरू कर दें। हमारी उससे तो नहीं रिग्रेशन होगा लाइन सर, कह रही है कि आप कोई 0 आएगा ही नहीं। आएगा ही कोई नहीं, ठीक है? वो प्रॉब्लम की नोयत फिर खुद ही बता देती है ना कि आप ये रिग्रेशन लाइन इस तरह की फिर चीज सजेस्ट भी नहीं करेगी। ठीक हो गया? अच्छा, तो ये जो है ये y इंटरसेप्ट है, x जो वेरिएबल की वैल्यू इंडिपेंडेंट वेरिएबल की, और b1 इज द स्लोप या कोफिशिएंट। तो जिस हिसाब का डाटा होगा उस हिसाब से वो उसको स्लोप को एडजस्ट करेगा ताकि कम से कम एरर आ सके। यानी कि जो हमारा ट्रेनिंग डाटा है उस पर हमने मैक्सिमम फिट होती हुई लाइन ड्रॉ करनी है। दैट्स द आइडिया।
तो ये एक लाइन ड्रॉ हुई है डिपेंडिंग अपॉन मतलब एक जो वैल्यूज हमारे पास अवेलेबल थी उनमें से ये ऑलरेडी हम इन चीजों को डिस्कस कर चुके हैं कि जो हमारी से अगर ये जीरो एक्सपीरियंस हो उसका तो वो इस जगह पे प्लॉट होगा और ये वाई इंटरसेप्ट है और ये जो स्लोप है ये स्लोप हमें क्या बता रही है स्लोप ये बता रही है कि अगर से ये 5 इयर्स है और ये 6 इयर्स है तो एक साल में कितनी सैलरी बढ़ रही है इस चीज का कौन रिफ्लेक्ट कर रहा है स्लोप अगर एक Slope. साल में ज्यादा सैलरी बढ़ रही होती तो ये यूं जा रही होती है ना इसका मतलब है ज्यादा बढ़ रही है और भी ज्यादा करनी है तो फिर ये यूं जा रही होती क्योंकि ये एक साल इसी तरह से चलना था ना तो फिर इसने इधर आके ये लाइन जो है ये इधर आके मिलनी तो जितनी स्लोप ज्यादा होगी उतनी ही पर ईयर सैलरी ज्यादा बढ़ रही होगी ज्यादा होगी ठीक है और जितनी स्लोप लेस स्टीप होगी अगर ये इधर को हम करना शुरू कर दें ऐसे तो फिर क्या है 5 इयर्स पे यहाँ पे था तो 6 इयर्स पे बस थोड़ा सा ऊपर यहाँ पे पहुंचा है क्लियर तो स्लोप की इंपॉर्टेंस समझ आई है जी सर अल्लाह साहब की स्लोप पे बुलंद रखे जब आप प्रोफेशनल लाइफ में जाएं आमीन। आमीन सर अब सही समझ आई होगी जिसने आमीन किया उसे समझ आ गई है जी सर अच्छा जी अच्छा अब हमने ये देखना होता है कि यार ये लाइन तो हमने ड्रॉ की हम बहुत सारी लाइनें ड्रॉ करके देखते हैं और फिर उन लाइंस के अंदर से क्या करना होता है हमने देखना होता है कि कौन कौन सी लाइन कितनी बेहतर फिट है तो इस फिटनेस के लिए हम हमारे पास एक तरीका क्या है वो हम देख रहे हैं यहाँ पे ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर मेथड इस मेथड में क्या होता है कि जो हमारे एक्चुअल प्लॉट्स हैं पॉइंट्स जो हमने प्लॉट किए हैं ये हमारे एक्चुअल प्लस वाले जो जितने भी साइन थे ये हमारा एक्चुअल डाटा है ये लाइन है हमारी जो प्रेडिक्शन के लिए हमने रिग्रेशन की लाइन ड्रॉ की है हमने इस लाइन का डिस्टेंस देखना होता है कि जो जो एक्चुअल वैल्यू है और जो लाइन के वहां पे इतने साल एक्सपीरियंस पे लाइन कह रही है कि इतनी सैलरी होनी चाहिए लेकिन ये बंदा इतनी सैलरी ले रहा है यहाँ पे लाइन कह रही है इतनी सैलरी होनी चाहिए लेकिन बंदा इतनी सैलरी ले रहा है इस जगह पे लाइन कह रही है इतनी सैलरी होनी चाहिए लेकिन बंदा कम सैलरी ले रहा है समझ आ रही है तो ये वाली सारी चीज को हमने फिर मेजर करना है कि यार ये लाइन कितना का फासला रखे हुए है बाकी सबसे तो इसके लिए एक ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर मेथड है तो ये जो डिस्टेंस है एक गिवन इंस्टेंस का वो हम इस तरह से देखते हैं कि हम इस पॉइंट को वाई आई कहेंगे वाई आई हैट जो कि लाइन का पॉइंट है और जो एक्चुअल डाटा है उसको वाई आई कहेंगे अब ये इंस्टेंस देख रहे हैं ये वाला जी से इस पे ये एग्जैक्ट है बेहतरीन मैच है इस पे वाई आई भी यही है और वाई आई हैट भी सर यही है ये एग्जैक्ट है सबसे एक्यूरेट है हाँ ये वाला जो है ये वाई आई है और ये वाई आई हैट है यहाँ पे काफी सारा फर्क आ रहा है ठीक है लेकिन हमने किसी एक इंस्टेंस को देख के फैसला नहीं करना हमने क्या करना है हमने ये जितने भी इंस्टेंसेस हैं इन सारों को देखना है और इन सारों के हिसाब से डिस्टेंस निकालना है अब आप ये देखो कि यहाँ पे डिस्टेंस नेगेटिव में है यहाँ पे डिस्टेंस ये डिफरेंस कहते हैं वो पॉजिटिव में है यहाँ पे नेगेटिव है यहाँ पे भी थोड़ा सा नेगेटिव है ये भी नेगेटिव ये पॉजिटिव ऐसे ही है ये नेगेटिव ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव अगर हम इन सारों को ऐड करें तो क्या होगा प्लसेस और माइनसेस एक दूसरे को कैंसल आउट करना शुरू हो जाएंगे होना जी ये सर चाहिए कि डिफरेंस जितना ज्यादा आ रहा है उतनी ही रिग्रेशन लाइन अनएक्सेप्टेबल है और डिफरेंस जितना कम आ रहा है उतनी ही रिग्रेशन लाइन एक्सेप्टेबल है सेंस बनता है इस बात का इन टर्न इस बात का मतलब ये है कि जितने ये जो एक्चुअल डाटा है ये रिग्रेशन लाइन के जितना पास पास है डिफरेंस उतना ही कम आएगा ना तो कम डिफरेंस गुड ज्यादा डिफरेंस बैड
लेकिन जब इन प्लस वालों को पकड़े और इन माइनस वालों को पकड़े और इनको आपस में सारों को सम अप कर दें तो क्या होगा? प्लस और माइनस आपस में एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। तो हालांकि नेगेटिव डिफरेंस भी तो डिफरेंस ही है ना। तो हम इस सारे को फिर क्या करते हैं कि हम इस सारे को डिफरेंसेस को लेके उनका स्क्वायर ले लेते हैं। क्या कर लेते हैं? स्क्वायर ले लेते हैं। स्क्वायर लेने से क्या हो जाता है कि माइनस नंबर का भी जो -3 भी लिखा होगा तो उसका स्क्वायर क्या आएगा? 9 सर। प्लस का 9 हो जाएगा। और अगर जी प्लस सर। का 4 लिखा होगा तो उसका स्क्वायर क्या आएगा? 16 सर। 3। प्लस 16। ठीक है। तो अगर मैं इनको सीधा सीधा ही अगर 4 और -3 को चलाता तो आंसर आना था 1। और अगर इनको स्क्वायर करके कर रहा हूं तो आंसर क्या आ रहा है? 16 और 9 25। यानी कि फिर ये इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे हैं। ये भी डिफरेंस को ही हाईलाइट कर रहा है या डिस्टेंस को, और ये भी डिस्टेंस को हाईलाइट कर रहा है। एक कैंसिल आउट नहीं कर रहे नेगेटिव और पॉजिटिव एक दूसरे। तो ये जो है इस मेथड को क्या कहते हैं? ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर मेथड। ठीक हो गया। तो होता क्या है कि हम आर्बिट्रेरीली बहुत सारी लाइंस ड्रॉ करते हैं डिपेंडिंग अपॉन दिस डाटा, और फिर उस लाइन को एडजस्ट करने की कोशिश करता है हमारा ये सिस्टम, और ये ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर के थ्रू वो लाइंस को कंपेयर करता है। इस लाइन का सबसे कम डिफरेंस आ रहा होता है वो वाली लाइन ये फिर ड्रॉ कर लेते हैं, और उसको फिर हम कह देते हैं कि ये सबसे ज्यादा फिट जो लाइन है इस पूरे मॉडल के लिए वो यही वाली लाइन है। क्योंकि लाइन का मसला ये है कि लाइन ने स्ट्रेट लाइन ही रहना है। ठीक है। इस पर्टिकुलर केस में उसने सिंगल वेरिएबल के साथ एक स्ट्रेट लाइन ही बनना है, लिहाजा इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कर सकते। इतनी बात सबको समझ आ गई? यस सर। ठीक है सर। अच्छा जी, अब हम आते हैं इसकी इम्प्लीमेंटेशन की तरफ। ये नजर आ रहा है जी आपको? जी सर। तो जो हमारी प्री प्रोसेसिंग का हमने टेम्पलेट बनाया था उसी टेम्पलेट के अंदर से कुछ चीजें हम उठाएंगे, और इतना पोर्शन जो है ये हमारा, ये हम प्री प्रोसेसिंग के अंदर से ही, जो आप अगर नोट करें अपना टेम्पलेट जो हमने बनाया था इन एंड प्री प्रोसेसिंग का, उसके अंदर हमने कहा था कि ये हम कुछ लाइब्रेरीज इंपोर्ट करेंगे, numpy, मैटप्लॉटलिब और pandas। उसके बाद हम डाटा सेट को रीड करेंगे और उसको ट्रेन टेस्ट एक्स कौन सा था हमारा? एक्स में हमने ट्रेनिंग वैल्यूज रखी होती हैं, यानी कि जो जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल वाली चीजें हैं वो किस में होती हैं? एक्स में, और वाई में डिपेंडेंट डिपेंडेंट वैल्यू वेरिएबल वाली वैल्यूज पड़ी। ठीक है। तो एक्स और वाई वाला वो जो आपको मैंने सिखाया था वो सारा कुछ इसमें पड़ा हुआ। उसके बाद फिर आपने ये ट्रेन टेस्ट स्प्लिट वाले को लेना है, तो ट्रेन टेस्ट स्प्लिट में से आपने इसको ट्रेन टेस्ट स्प्लिट में कर देना। तो अब हमने इसमें जो छोटी छोटी सी चेंजेस हैं, ये एक पीस ऑफ कोड हमारा बिल्कुल इसमें लाइंस वही है एग्जैक्टली, छोटी छोटी वैल्यूज चेंज हो रही हैं। यहाँ पे जो डाटा सेट का नाम है, हमने ये चीज तय की हुई है कि डाटा सेट इसी, जहाँ पे ये कोड की फाइल सेव हुई है उसी जगह पे क्या होना चाहिए? डाटा सेट हमारा में नहीं स्टोर होना चाहिए। डाटा सेट भी पड़ा होना चाहिए। ये सैलरी डाटा 1 जो है ये हमारा डाटा पढ़ाना है। अभी ये वाला जो इस वक्त अगर मैं बात करूं तो एक और इम्पोर्टेंट बात ये है कि आप ये ऊपर देख रहे हैं ये वर्किंग डायरेक्टरी कौन सी चल रही है? यूजर अदनान चल रही है।
लेकिन ये फाइल इस जगह पे सेव नहीं हुई, तो मैंने अब जो डायरेक्टरी मेरी है वो वाली डायरेक्टरी मैंने इधर डाल दी है, ठीक है, ताकि अब ये इस डायरेक्टरी में काम देखे, ताकि मेरी वर्किंग डायरेक्टरी जो है वो वही वाली होनी चाहिए जिसमें ये फाइल भी पड़ी है और जिसमें और उसी में ही डाटा सेट भी पड़ा होना है। ठीक हो गया। अगर आपका कोड ना चले तो आपने जिस भी आईडी में काम करें उसमें फिर वर्किंग डायरेक्टरी जो है वो आपने सेट करनी है। क्लियर? यस अच्छा, अब हमने यहाँ पे जो चेंजेस करनी है वो एक सिर्फ और सिर्फ ये है, वहां पे पता नहीं उसका नाम डाटा डॉट सीएसवी था, यहाँ पे सैलरी डाटा है। तो अभी मैं इस सैलरी डाटा को लोड करके आपको दिखा देता हूँ कि ये सैलरी डाटा क्या है। तो ये वेरिएबल एक्सप्लोरर में हम जाते हैं, तो ये डाटा सेट जो है, ये डाटा सेट का जो वेरिएबल था इसमें वो डाटा लोड हो गया। तो ये डाटा है, इसमें ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस और सैलरी आ रही है। क्या आ रहा है कि कितने साल, जो भी हम लाइन देख रहे थे एग्जैक्टली वही वाला डाटा ये है कि इतने साल एक्सपीरियंस है तो इतनी सैलरी है। बाहर के मुल्कों में जो सैलरी होती है ना वो ईयरली सैलरी अमूमन वो लोग बता रहे होते हैं। ये पाकिस्तान में कल्चर ये है कि हम महीने की सैलरी के ऊपर अमूमन बात कर रहे होते हैं। तो जो कॉन्ट्रैक्ट्स भी यहाँ पे पर मंथ सैलरी के हिसाब से होते हैं। तो ग्लोबली जो कॉन्ट्रैक्ट यूरोप में और अमेरिका में हो रहे होते हैं वो सैलरी के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, वो एनुअल सैलरी पे हो रहे होते हैं कि आपको एनुअली इतनी सैलरी मिलेगी और उनकी टैक्सेशन भी उस हिसाब से फिर होती है। डाटा की समझ आ गई? यस हमारी एग्जांपल में भी एग्जैक्टली वही था। अच्छा, एक्स में हमें कोई भी चेंज करने की जरूरत नहीं होती। तो अभी शाहिद ने भी सवाल पूछा था थोड़ी देर पहले कि हमारा लास्ट कॉलम जो होता है वो क्या होता है, या तो क्लास वेरिएबल होता है या वो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है इनफैक्ट, जिसको हमने प्रिडिक्ट करना होता है, या क्लास लेबल जहाँ पे हमने असाइन करना होता है। आखिरी कॉलम वही होता है। तो हमारे केस में ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और सैलरी जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है कि जितने ईयर्स होंगे उस हिसाब से सैलरी डिटरमिन होगी। तो वो आखिरी कॉलम ही था। हाँ, यहाँ पे चेंज आ गई। जो हमने लास्ट वो उसमें किया था वो ये था कि 3 लिखा हुआ था वहां पे। क्यों? क्योंकि उसमें नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स ज्यादा थे। तो यहाँ पे 2 ही एट्रीब्यूट्स हैं, तो जो 0 कॉलम और फिर फर्स्ट कॉलम, ठीक है, 0th कॉलम से ही शुरू होता है। जिस तरह एरे शुरू होती है ना, तो ये भी उसी तरह से ही लेता है। तो 0th कॉलम जो है वो हमारा कौन सा था, ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस का, और फर्स्ट कौन सा था, सैलरी का। तो फर्स्ट कॉलम जो है वो वाई में चला जाएगा। ठीक है, तो 2 चेंजेस हो गई, एक फाइल का नाम और एक डाटा के हिसाब से इस कॉलम को चेंज करना। इंश्योर हमने ये करना है कि आखिरी कॉलम में ही हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल मौजूद होना चाहिए। इतनी बात आपको समझ आ गई? अब यहाँ पे अगर आप देखें तो एक्स में ये वैल्यूज आ गई ईयर्स की, और वाई में क्या वैल्यूज आ गई, कॉरेस्पॉन्डिंग सैलरी की वैल्यूज। अच्छा, उसके बाद हमने ये ट्रेन टेस्ट स्प्लिट एसकेएलएम से ये निकाल ली थी, मॉडल सिलेक्शन और ट्रेन टेस्ट स्प्लिट। ट्रेन टेस्ट स्प्लिट में हमारे जो वेरिएबल्स है स्टैंडर्ड, ये आपको सारे डाटा, ये जो है मशीन लर्निंग के कोड्स हैं, जब आप इंटरनेट से भी कोड देखेंगे, सीखेंगे, पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा ये एक्स ट्रेन एक्स टेस्ट, वाई ट्रेन वाई टेस्ट। तो ये एक दफा फिर मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। इसमें कोई परेशानी तो नहीं है किसी को ट्रेन टेस्ट के अंदर? सर रैंडम स्टेट में इशू है कि हम जो है ना वो स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग यूज करते हैं नॉर्मली। तो हाँ, सर वो आप जो मर्जी आप इस्तेमाल करें, फिलहाल हम उस चीज में इतना ज्यादा डिस्कशन नहीं करते। ये सर 4 हमारी चीजें बन जाती हैं, ठीक है, ये 4 हमारी चीजें हैं। एक्स इस हिस्से को कहते हैं कॉलम वाइज, वाई इस कॉलम को कहते हैं। इतने हिस्से को क्या कहते हैं? ट्रेन। ट्रेन। ट्रेन और इसको क्या कहते हैं? टेस्ट। टेस्ट। ठीक है, तो ये इसका क्या बन गया? एक्स ट्रेन। एक्स ट्रेन।
ये हिस्सा क्या बन गया? वाई ट्रेन। ये सर ये वाला एक्स टेस्ट। ये मैंने गूगली कराई थी, एक्स टेस्ट। और ये हिस्सा क्या बन गया? वाई ट्रेन। इधर से वाई और इधर से ट्रेन। और ये वाई टेस्ट। वाई टेस्ट। बेसिकली हम ये जो ट्रेनिंग वाला पोर्शन है ये दे के मॉडल को ट्रेन करने की कोशिश करते हैं, और फिर टेस्टिंग के लिए ये वाला पोर्शन देते हैं, वो वैल्यूज नई वैल्यूज डिटरमिन करता है। फिर इन वैल्यूज को और इन वैल्यूज को कंपेयर करके हम देख लेते हैं कि सिस्टम ने कितना अच्छा सीखा है। सारी बात समझ आई? यस Yes, sir. जो ट्रेनिंग वाला पोर्शन है, ट्रेनिंग वाला पोर्शन दे के हम अपने सिस्टम को सिखाते हैं कि ये याद कर लो, समझ लो, इसके मुताबिक ही सारा कुछ होना है। ठीक है, फिर हमने उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक टेस्ट की दुनिया बसाई होती है। टेस्ट में से हम सिर्फ एक्स टेस्ट उसे देते हैं, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग वो जवाबात निकालता है। वो जवाबात और जो असली जवाबात हमारे पास होते हैं, इनको हम कंपेयर करते हैं 1 by 1, और इनकी मदद से हम सिस्टम की एक्यूरेसी चेक करते हैं एक्यूरेसी को डिटरमिन करने की कोशिश तो करते मॉडल हमारा कितना अच्छा बना। हैं। ये सारी बात जो है, ये स्टोरी है तमाम मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स की, और ये स्टैंडर्ड नोशंस उसके लिए इस्तेमाल होती हैं, एक्स ट्रेन, एक्स टेस्ट, वाई ट्रेन और वाई टेस्ट। इसके अंदर अब कोई भी जो है वो फर्क नहीं है। बच्चों शोर ना करो। ये एक्स ट्रेन, एक्स टेस्ट, वाई ट्रेन और वाई टेस्ट, चारों की बात आपको समझ आ गई? हम हमारे लिए जो पैरामीटर है इसके अंदर सेट करने वाले, वो ये दो पैरामीटर होते हैं। वो क्या क्या होते हैं? इसको हमने लास्ट टाइम 0.2 सेट किया था। इसका मतलब था कि यस सर। हम टेस्ट सेट में 20% डाटा रख रहे हैं और ट्रेन सेट में 80%। यहाँ पे जो टोटल इंस्टेंसेस हैं वो कितने हैं? डाटा सेट को अगर हम देखें तो ये 30 नजर आ रहे हैं यहाँ पे। 30 है सर, 2 अगर हम 30 30 इंस्टेंसेस नजर आ रहे हैं, तो 30 इंस्टेंसेस है। तो 30 में से हम 1/3 ले रहे हैं। इसका मतलब है कि 10 इंस्टेंसेस जो है वो हम टेस्ट में रख रहे हैं और 20 इंस्टेंसेस यानी कि 66.66 और 33.33 बन गए। ये रैंडम स्टेट हमने रखा है कि रैंडमली वो डाटा स्प्लिट कर दे, क्योंकि इसमें ऐसा कोई यहाँ पे कोई क्लास का उस तरह से तो है नहीं सिलसिला। ये तो वैल्यूज को प्रिडिक्ट करने वाली बात है, तो कोई भी रैंडम सी वैल्यूज जो है वो 20 वैल्यूज वो ट्रेनिंग में डाल देगा और कोई सी भी रैंडम 10 वैल्यूज जो है वो टेस्टिंग में डाल देगा। सर तो जहाँ पे हम वो क्लासेस का कर रहे होते हैं और उसका प्रोपोर्शन वगैरह हमने सेट रखना होता है, वहां पे फिर हमारी कोशिश क्या होनी चाहिए कि हम स्ट्रेटिफाइड रखें इस चीज को रैंडम स्टेट की बजाय। ये रैंडम स्टेट क्या है? स्ट्रैटिफाइड के लिए सर क्या लिखना पड़ता है सर? मैं उसमें ट्राई करता हूँ लेकिन मुझसे नहीं चला सर कोड। वो ढूंढ लीजिएगा, वो मुझे भी नहीं पता कि क्या लिखते हैं। सर ढूंढा था थोड़ा सा ना, रैंडम उसमें स्टेट सर कॉलम 0 लिखा हुआ है, मे बी 1 करना हो, कोई इस तरह का करना हो। नो सर को कॉलम्स वगैरह का कुछ दे रहा था कि कॉलम्स लिखने पड़ते हैं पहले वो इसमें। देख लेंगे, बाद में देख लेंगे, अभी मैंने भी नहीं देखा हुआ कि वो क्या है। ओके ठीक है, तो बहरहाल प्रैक्टिकली स्पीकिंग ये है कि स्ट्रेटिफाइड करना हो तो हम इस पैरामीटर के लेवल पे एडजस्टमेंट करेंगे। रकम आया ही नहीं। अच्छा, एनीवे आप एक्सक्यूज मी सर। जी जी सर ये जो इसकी डाटा टाइप है ये खुद डिटरमिन करता है? हाँ जी, हाँ जी, वो जो इनपुट हम डाटा वो ये रीड करता है ना, उसके मुताबिक फिर ये डिसाइड करता है। जिस तरह ये देखो, ये इसमें कोई वो फ्रैक्शन या फ्लोट्स नहीं है ना, तो इसको उसने इंटीजर पे मैप कर दिया। यहाँ पे ये वो 1.1 ये ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस में वो आ रही है वेरिएशन, मतलब वो डेसिमल पॉइंट्स आ रहे हैं, उसको फ्लोट। ये जो पाइथन है ना, इस तरह की लैंग्वेजेस जिसमें हम वैसे वो अगर C++ का कोड लिखें तो उसमें हम यूं लिखते हैं इंटीजर x = 10, जावा C++ में। इनको क्या कहते हैं? स्ट्रांगली टाइप्ड लैंग्वेजेस, जिसमें वी हैव टू एक्सप्लिसिटली डिफाइन द डाटा टाइप ऑफ अ वेरिएबल। ठीक है, जबकि अगर हम इस तरह से लिखें
x is equal to 5। ये है डायनामिकली टाइप। जैसा जावास्क्रिप्ट में अगर आप लोगों ने देखा तो ऐसे ही होता है ना? यस सर। इसी तरह ये पाइथन भी डायनामिकली टाइप है। तो वो कहते हैं कि जो आप राइट हैंड साइड पे एक्सप्रेशन देंगे ना, उस एक्सप्रेशन के मुताबिक हम कर लेंगे। पाइथन तो ये भी कर देता है। वो अगर आप लिखें ना x इक्वल टू, ये कोई ब्रैकेट्स में आप दे दें 5 3.4.3 लिस्ट बना देगा उसको। तो वो इसको क्या करेगा, और उसकी टाइप क्या होगी लिस्ट की? ऑब्जेक्ट। यस सर, ऑब्जेक्ट टाइप। वो फिर वो जो बिल्कुल रूट फॉर्म है ना क्लासेस की, और हर क्लास ऑब्जेक्ट क्लास से बनती है, तो ये फिर इतनी डिफरेंट वो जो टाइप्स होती हैं उसके मुताबिक वो कह देता है कि यार ये तो इतनी वेरिएशन है इसके अंदर ना, ये इंटीजर भी है इसके अंदर फ्लोटिंग पॉइंट वेरिएबल भी है, इसके अंदर स्ट्रिंग भी है, तो इसको ऐसा कहते हैं कि ऑब्जेक्ट कह देते हैं। तो वो हर चीज जो है वो ऑब्जेक्ट पे तो इन द एंड मैप हो ही जाती है। ठीक है, तो ये एक लिहाज से स्ट्रेंथ भी है लैंग्वेज की। क्लियर? तो यहाँ पे हमने जो चेंज किया है इस जगह पे, वो सिर्फ यहाँ पे आके चेंज किया है, ना भी करते तो फिर भी वो 80-20 स्प्लिट कर देता। अच्छा, फीचर स्केलिंग जो है वो हमें यहाँ पे जरूरत नहीं है, वैसे भी एक ही फीचर है, तो उसमें स्केल करें या ना करें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना? हमने फीचर स्केलिंग का जो डर है हमें, वो डर होता है उस सूरत में जब मल्टीपल फीचर्स हों और एक फीचर की वैल्यू दूसरे फीचर्स के मुताबिक बहुत बड़ी आ रही हो, तो उस वक्त हमें खतरा होता है। तो चूंकि इस केस में वेरिएबल ये एक है तो हमें मसला नहीं है। और सेकेंडली जो मैंने हाईलाइट किया, मोस्ट ऑफ द लाइब्रेरीज इन पाइथन टेक केयर ऑफ फीचर स्केलिंग एंड द वन फॉर सिंपल लीनियर रिग्रेशन डज इट। तो जो सिंपल लीनियर रिग्रेशन के लिए जो लाइब्रेरी है वो ऑलरेडी फीचर स्केलिंग को हैंडल कर रही होती है, लिहाजा आप एक्सप्लिसिटली ना भी करें फीचर स्केलिंग वाला काम तो उसके कोई परेशानी की बात नहीं है। ठीक हो गया? यस Then comes this thing, ये वो लाइब्रेरी हैं जो कि आपके लीनियर रिग्रेशन को इम्प्लीमेंट कराती हैं। तो पाइथन वालों को सलाम करें। सलाम। सलाम। यस सर, उस तरह सर एरर ही इतने आने थे डाटा टाइप के। तो अब ये है कि from sklearn.linear model इंपोर्ट क्या करें? लीनियर रिग्रेशन की क्लास। लीनियर रिग्रेशन की क्लास रिग्रेसर इज इक्वल टू लीनियर रिग्रेशन, ये हमने इसका एक ऑब्जेक्ट बना दिया रिग्रेसर के नाम से। ठीक है, ये अगेन देखो डायनामिक टाइपिंग जो है वो नजर आ रही है, अदरवाइज हम जो C++ और जावा में यहाँ यूं लिखते थे लीनियर रिग्रेसर इज इक्वल टू, ये कंस्ट्रक्टर इस तरह से कॉल करते हैं, ऐसे ही करते थे ना? यस सर। लेकिन यहाँ पे इस चीज की जरूरत नहीं है। और फिर उसके बाद क्या है, ये यहाँ पे हम इस मॉडल को क्या कर रहे हैं, फिट का जो मेथड है वो हमारा क्या करता है, ट्रेनिंग करता है। फिट का मेथड क्या करता है, यहाँ पे वो लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करेगा और वो बहुत सारी लाइनें ड्रॉ करके, और उनमें से जो बेस्ट लाइन होगी वो ये आपके लिए कैलकुलेट करके ले आएगा। ये समझ आ गई सबको? Yes, sir. यस सर। तो यहाँ पे इसने क्या किया, लीनियर रिग्रेशन का मॉडल लिया और रिग्रेसर डॉट फिट इसने किया, और उसके बाद एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन ये दो चीजें देंगे हम। ये बात समझ में आती है कि ये क्यों देंगे, कौन बताएगा ये दो क्यों देंगे? एक्स ट्रेन और एक्स टेस्ट क्यों नहीं देंगे? सर अभी हम सर टेस्ट को ट्रेन कर रहे हैं, जो रिग्रेशन लाइन हमने बनानी है वो टेस्ट ट्रेन के ऊपर बनानी है ना सर, उसके भी आपको और हम बाद में प्रेडिक्शन करेंगे। तो उसमें अगर हम अपनी वापस उसी डायग्राम पे जाएं तो ये चार पोर्शंस, ठीक है, ये x और ये y, तो ये जो ऊपर ट्रेनिंग वाला पोर्शन है इसका x भी से चाहिए और इसका
y भी चाहिए। वो कहेगा अगर ये इनपुट है तो इस इनपुट के कॉरेस्पॉन्डिंग ये आउटपुट आ रही है, इस इनपुट के कॉरेस्पॉन्डिंग ये आउटपुट आ रही है, इसके मुताबिक ये आ रही है एंड सो ऑन। तो वो इन इनपुट के कॉरेस्पॉन्डिंग ये आउटपुट लाने के लिए रिग्रेसर मॉडल को ट्रेन करेगा। समझ में आ गया? इसलिए यहाँ पे एक्स ट्रेन ये ट्रेनिंग है और ये टेस्ट है। एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन इसको इनपुट जानी चाहिए और ये भी हमारा स्टैंडर्ड ही है। ये भी क्या रहेगा थ्रू आउट। हम क्या कर देंगे अगर यहाँ पे कोई रिग्रेशन का मॉडल चेंज करना है, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ मल्टीपल रिग्रेशन करना है, तो मैं यहाँ पे मल्टीपल रिग्रेशन की क्लास इंपोर्ट कर लूंगा, यहाँ पे भी मल्टीपल रिग्रेशन का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लूंगा, नाम उसका रिग्रेसर ही रख दूं से में भी रिग्रेसर डॉट फिट और आगे आगे वाली चीज वही की वही है। मैंने सिर्फ अपना क्या बदलना है, जो मॉडल मैंने इंपोर्ट करना है वो डिफरेंट मॉडल इंपोर्ट, मॉडल की क्लास बदली है सर आपने। वो क्लास बदलूंगा, वो खुद ब खुद अपने हिसाब से सारी कैलकुलेशन कर देगी। आसान हो गया ना काम। और ट्रेन और एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन एज इट इज जो भी मॉडल होगा उसको यही दो पोर्शन ही जाने चाहिए ट्रेनिंग के लिए। हर मॉडल का ट्रेनिंग करने का अंदाज फर्क है। ये वाला मॉडल हमने थ्योरेटिकली देख लिया कि y = mx + c के ऊपर चलता है और एक सीधी लाइन लगाने की कोशिश करता है, और वो ऐसी लाइन होती है जिसको कि ये लीस्ट स्क्वायर मेथड के थ्रू फिगर आउट करने की कोशिश करता है कि वो कम से कम एरोनियस लाइन हो, सबसे ज्यादा बेस्ट फिट लाइन इसने ड्रॉ करनी है। ठीक हो गया? अच्छा, अब हम इस कोड को सारे को रन करते हैं। ये इसने ट्रेन टेस्ट स्प्लिट में से डिवाइड कर दिया, रिग्रेसर का मॉडल उसने तरतीब दे दिया। ठीक है, अच्छा अब प्रेडिक्शन के लिए क्या करना चाहिए? तो प्रेडिक्शन के लिए टेस्टिंग यूज करेंगे एक्स टेस्ट को। मैंने आपको बताया था कि प्रेडिक्शन के लिए सिर्फ एक्स टेस्ट हम इसे देंगे। प्रेडिक्शन के लिए क्या देंगे? एक्स टेस्ट। एक्स टेस्ट क्यों? क्योंकि सर इसको हमने जो हमारा मॉडल बना उसके अगेंस्ट इसको टेस्ट करना है। प्रेडिक्शन के लिए ये पोर्शन जाएगा, ये नहीं जाएगा। ये किस काम आएगा फिर? सही है, हम एक्यूरेसी चेक कंपेयर करने के लिए काम आएगा। ये जो ये प्रेडिक्शन करेगा इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो इसकी प्रेडिक्शन होंगी उनको हम इन वैल्यू से कंपेयर करेंगे और ये बताएगा कि कितना का फर्क आ। मॉडल एक्यूरेट है हमारा। ठीक हो गया, वेरी गुड। सारी बात समझ आ गई? आ गए आप लोग? तो ये जो है हम इसको अब चलाते हैं, तो ये रिग्रेशन प्रेडिक्ट करने लगा। अब ये इसने कुछ प्रेडिक्शन कर दी। अब इन प्रेडिक्शंस को हम यहाँ से वही है, ये जो हमने वो ऊपर मैटप्लॉटलिब रखा हुआ था उसकी मदद से हम देख भी सकते हैं कि क्या प्रेडिक्शंस हो रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम विजुअलाइजेशन की बात करते हैं। विजुअलाइजेशन में क्या क्या हो रहा है? ये एक्स ट्रेन, वाई ट्रेन और कलर रेड, ये हम एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन इन दोनों के हिसाब से अगर लाइन वो इसको स्कैटर प्लॉट अगर करें, स्कैटर प्लॉट देखा है ना आपने, ये स्कैटर प्लॉट बन गया। इसका नजर आ रहा है? जी सर। ये एक स्टेटमेंट में हमने एक्स ट्रेन, वाई ट्रेन और कलर = रेड दे दिया। कलर जो भी आप देंगे उसके मुताबिक ये डॉट्स डाल देंगे। तो ये इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस आ रहा है, ये सैलरी आ रही है, और ये जो हमारे 20 ट्रेनिंग के 20 इंस्टेंसेस बने थे ना, ये वो 20 इंस्टेंसेस प्लॉट हो गए। सर ये प्रेडिक्शन भी कर रहा? नहीं, ये सिर्फ ट्रेनिंग के इस वक्त ड्रॉ कर रहा है। सिर्फ हम ट्रेनिंग वाला डाटा प्लॉट करके देख रहे हैं कि ये इसको जो लाइन ड्रॉ सिर्फ ट्रेनिंग वाला है अभी। ठीक है, ठीक है, हमारी मर्जी है ना कि हम क्या प्लॉट करें। अभी हम सिर्फ ट्रेनिंग। अच्छा, उसके बाद ये क्या कर रहा है? प्लॉट कर रहा है एक्स ट्रेन रिग्रेसर डॉट प्रेडिक्ट एक्स ट्रेन। जो रिग्रेसर जो है ना, रिग्रेसर ये वाला यहाँ पे हमने किया था रिग्रेसर डॉट प्रेडिक्ट एक्स टेस्ट, इसको किया था। अभी हम क्या कर रहे हैं?
एक्स ट्रेन ये वाला हिस्सा पास कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? एक्स ट्रेन एक्स ट्रेन वाला। पहले हमने क्या पास किया था इसे, एक्स टेस्ट, ये वाला हिस्सा। ठीक है, हम ये वाला हिस्सा इसी की हमने प्लॉटिंग की। ये ओरिजिनल पॉइंट्स हैं जो एक्चुअली डाटा में थे। ये जो प्लॉट होने Yes, जा रहा है sir. ये कौन सा होगा? कि जो भी मॉडल ट्रेन हुआ है वो इनके मुताबिक, इनको ही अगर वो प्रिडिक्ट करे, लाइन जो लगी होगी, लाइन को इस तरह की रिग्रेसर अगर हमारा लगी है, मॉडल है इस टाइम। लाइन अगर यूं करके लगी है फॉर एग्जांपल, इस तरह की होगी कुछ, है ना? तो उसके मुताबिक ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट तकरीबन सेम इसी लाइन के ऊपर आ रहे हैं, ये 4 एक पॉइंट, बाकी सारे इधर उधर आ रहे हैं। तो ये जो अब दूसरा वाला हम प्लॉट करने जा रहे हैं, दूसरा प्लॉट, वो यही वाला है, ये वाला, ये वाला प्लॉट है। वो मेरी लाइन ये वाली जो है, ये इसका हिस्सा नहीं है, ये तो मैंने खुद ड्रॉ की हुई है, मैं इसको क्लियर कर लेता हूँ। तो वैसे आपने देखा कि जो लाइन उसकी बन रही थी, ये उसके मुताबिक ही आ रही है, जो मैंने ड्रॉ की थी वो, और ये तकरीबन सेम लाइन है। सर तकरीबन सेम है। यस सर। ठीक है, और फिर वो उसका कलर हमने ब्लू रख दिया था। इसमें फर्क वाली बात यह है कि यहाँ पे हमने रिग्रेसर ने जो प्रेडिक्शन की थी ट्रेनिंग के बाद, जिस डाटा पे हमने ट्रेन किया था उसी डाटा को इनपुट देके देखा है, जिस डाटा पे ट्रेन किया था उसी डाटा को इनपुट करके देखा है, और हमने कहा कि अच्छा अब तुम क्या कहते हो। और फिर ये इसका टाइटल आपने दिया सैलरी वर्सेस एक्सपीरियंस ट्रेनिंग डाटा, एक्स में ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है, वाई में सैलरी है। अब इस सारे को अगर हम इकट्ठा चलाएंगे तो क्या करेगा, ये इस तरह इकट्ठा सारा प्लॉट शो कर देगा एक ही ग्राफ में। ठीक है, इसका नाम क्या है, सैलरी वर्सेस एक्सपीरियंस ट्रेनिंग सेट। एक्स एक्सिस पे क्या है, ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, वाई एक्सिस पे क्या है, सैलरी। और ये वो लाइन है जो इसने ड्रॉ की है ब्लू कलर की प्रेडिक्शन मॉडल ने, ये हमारी लीनियर रिग्रेशन की लाइन है जो बेस्ट फिट लाइन थी। और ये 20 के 20 इंस्टेंसेस हैं जिनको देखते हुए इसने ये लाइन ड्रॉ की थी। ये तो हो गया हमारा, हमने ट्रेनिंग के हिसाब से इसे देख लिया, विजुलाइज कर लिया कि अच्छा अगर हमने ये ट्रेनिंग सेट किया था तो इसने क्या लाइन ड्रॉ की। अब हम ये देखते हैं कि टेस्ट सेट के ऊपर इसकी विजुलाइजेशन क्या है। अब हम ये टेस्ट, एक्स टेस्ट और वाई टेस्ट ले रहे हैं। यहाँ पे हमने एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन दिया था, कलर रेड कर दिया था। अब हम इसी नोयत का बिल्कुल, अब हमारे जो ये इन्हीं सेटिंग्स की लाइनें होंगी, ऐसा ही ग्राफ बनेगा, लेकिन अब उसमें कितने डॉट्स होंगे, सर जो एक्स टेस्ट में कितना डाटा था, 10 सर, 10, और वाई टेस्ट में कितना डाटा था, 10 सर। 10। ठीक है, तो अब अगर इसको मैं करूंगा तो ये आप देख लें वही आपका 10 इंस्टेंसेस का डाटा आ गया। ठीक है, ये 10 ही नजर आ रहे हैं ना आपको? यस सर। यस सर। अच्छा, अब हमने क्या किया है, अब हम रिग्रेसर में क्या कर रहे हैं, रिग्रेसर की लाइन में क्या होना चाहिए, एक लाइन ड्रॉ हो गई ब्लू कलर की। रिग्रेसर की लाइन बिल्कुल, अभी भी रिग्रेसर की लाइन हमेशा एक्स ट्रेन पे ही प्रेडिक्ट होती है। रिग्रेसर की लाइन किस पे प्रेडिक्ट होती है, एक्स ट्रेन पे। ट्रेन इसकी लाइन जो है वो हम, इसमें बिल्कुल कोई चेंज नहीं होगा, ये एज इट इज ही आ जाएगी। तो सर हम एक्स टेस्ट पे क्यों नहीं करेंगे? एक्स टेस्ट पे देखो ना, टेस्ट तो हो गया सर। रिग्रेसर ने ये जो लाइन लगाई है, ये तो उसने एक्स ट्रेन पे ये लाइन बनाई हुई है। ये किस पे बनी हुई लाइन, ट्रेन पे सर। सर ट्रेनिंग ट्रेन सेट पे उसने कैसे चेक जो करेंगे उसने सर? लाइन, ट्रेन होगा टेस्ट चेक होगा। जो उसने लाइन बनाई है वो किस बुनियाद पे बनाई है, ट्रेनिंग की बुनियाद पे या टेस्टिंग की बुनियाद पे? ट्रेनिंग की बुनियाद ट्रेनिंग ट्रेनिंग सर। की बुनियाद पे। तो हम ये वही लाइन ही ड्रॉ यहाँ पे कर रहे हैं कि असल जो लाइन हमारे मॉडल की लाइन है वो ये है। तो इसलिए यहाँ पे टेस्ट की लाइन नहीं हम ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे हम ट्रेनिंग की ही लाइन ड्रॉ करेंगे कि इस मॉडल की बुनियाद पे वो इस टेस्ट डाटा को प्रिडिक्ट कर रहा है। समझ आई? यस इस सर। लाइन की बुनियाद पे वो टेस्ट डाटा को प्रिडिक्ट कर रहा है, और ये लाइन उसने इस ट्रेनिंग डाटा की मदद से, इस ट्रेनिंग डाटा की मदद से ड्रॉ की थी।
तो ये तो हमने वैसे ही ट्रेनिंग और उसको इकट्ठा करके कर दिया। ये वाला काम हम ना भी करें तो असल में ये काम है हमारे करने वाला। ये तो हमने वैसे समझने के लिए ये वाला प्लॉट लगा दिया कि जो ट्रेनिंग जिस डाटा की बुनियाद पे हुई है उस हिसाब से कितनी अच्छी लाइन बनी है। जिस तरह की पीपीटी में नहीं हम लाइन देख रहे थे कि अगर Yes, ट्रेनिंग sir. डाटा ये है तो लाइन कैसी होनी चाहिए। तो अब हम इस सारी चीज को अगर इसके हमने अगेन लेबल्स दे दिए और सारा कुछ किया, अब अगर हम इसको प्लॉट करके देखते हैं तो ये इस तरह का डाटा हमारे सामने आ रहा है, ये वाला बिहेवियर आ रहा है। ठीक है, अब ये देखो सैलरी वर्सेस एक्सपीरियंस, यहाँ पे हमने इसका ट्रेनिंग की बजाय टेस्ट सेट लेबल रख दिया। इयर्स एक्सपीरियंस और सैलरी एज इट इज आ जाएंगे और 10 पॉइंट्स हैं, उन 10 पॉइंट्स के हिसाब से ये लाइन जो ट्रेनिंग वाली थी वो एज इट इज आएगी। अब आप अगर देखो तो जो इसने टेस्ट के मैप कर रहे हैं। रैंडम इंस्टेंसेस सेपरेट किए थे वो काफी मुनासिब तरीके से इस पे प्लॉट हो रहे हैं। ये भी तकरीबन ठीक आ रहा है, ये भी ये भी ये भी ये भी और ये भी। ये 1 2 3 इंस्टेंसेस कुछ इस तरह के हैं, 3 4 जो कि थोड़ा थोड़ा दूर आ रहे हैं इससे। तो इस तरीके से ये जो ट्रेन टेस्ट स्प्लिट के बाद ये पूरी की पूरी हमारी एक्टिविटी कंप्लीट हो गई। समझ में आ गया? तो इस तरीके से हमने Yes, sir. टेस्ट सेट्स के ऊपर भी इसको प्रेडिक्ट कर लिया। कोई सवाल? नो सर। ठीक हो गया? यस सर। Yes, sir. ये बात समझ आ गई है कि हमने यहाँ पे भी वही लाइन क्यों प्लॉट की है? ये लाइन तो वही Yes, रहनी sir. चाहिए ना, इस लाइन ने तो Yes, वही sir. रहना है। ये तो वही लाइन है जो हमने ड्रॉ कर दी थी ट्रेनिंग सेट की मदद से। तो अब हमने पहले इस लाइन के साथ ट्रेनिंग सेट के इंस्टेंसेस रेड कलर में प्लॉट कर लिए थे। अब हमने इसी लाइन के साथ, क्योंकि टेस्टिंग इसी लाइन पे ही होनी है, प्रेडिक्शन सारी इसी लाइन की बुनियाद पे ही होनी है, इसी लाइन की बुनियाद पे हमने ये कर लिया कि जो भी प्रेडिक्शंस आई हैं, ये जो 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 हमारा डाटा है एक्स ट्रेन और प्रेडिक्शन उसकी, वो वाली चीज जो है वो हमने ब्लू लाइन की मदद से ड्रॉ कर ली है, जो हमारी एक्चुअल लाइन ड्रॉ हो रही है। और वो लाइन और जो हमारे एक्चुअल इंस्टेंसेस हैं वो कितने दूर हैं वो हमें यहाँ से पता लगेगा। तो ये अब कॉन्टिन्यूअस Sir, लाइन है एक तरह। अब इस लाइन के अंदर sir, आपके basically हमें एक सर हम बेसिकली एक प्लॉट जनरेट करके ये चेक करेंगे हमारा टेस्ट डाटा में और प्रेडिक्शन डाटा में कितना डिफरेंस है। हाँ हाँ बिल्कुल, टेस्ट डाटा जो है, टेस्ट डाटा वो प्रेडिक्शन लाइन से कितनी दूर दूर पड़ा हुआ है, कितना को डिफरेंस है उसके दरमियान। हाँ ये रेड स्पॉट्स जो है लाइन के जितने नजदीक या ऊपर है उतनी बात दुरुस्त होगी। ठीक है, तो सर ये हमेशा एक्यूरेट नहीं आएगा, मतलब 40-50% ही रहेगा। नहीं अच्छा खासा एक्यूरेट आ रहा है यार, देखो तो सही। नहीं टोटल 100% नहीं ना एक्यूरेट आएगा। नहीं 100% क्योंकि तो अब 100% ही अगर उसने चलना है तो फिर तो इसका मतलब ये है कि वो हम वैसे ही हमें उसकी लाइन नजर आ जाएगी, है ना? यस सर। अगर बिल्कुल ही वो अल्लाह का वली किस्म का डाटा हो, यूं करके हो, तो हमें इतना तरद्दुद करने की जरूरत ही नहीं है। अगर लाइन हमें सीधी नजर आ रही है यूं करके, डाटा को हम अपने रॉ डाटा को भी तो प्लॉट करके देख सकते हैं। ये Yes, जो sir. हमारे पास हमने पूरा डाटा सेट था, ये वाला, ये जो डाटा सेट था, इसको आप एक्सेल में इसकी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं? आता है ना ग्राफ नो बनाना? सर। यस सर कर सकते हैं। कौन है? नो सर। कर सकते हैं। आज तूने वीडियो देखनी है एक्सेल में ग्राफ कैसे बनाते हैं, इन दो के ऊपर एक लाइन ग्राफ बनाना। वो लाइन ग्राफ अगर इतना सीधा बन रहा है, ठीक है, तो फिर हमें इतना ज्यादा तरद्दुद करने की जरूरत ही नहीं है। वो हम कोई से भी दो को पकड़ के y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, वो जो स्लोप का फॉर्मूला होता है उससे हम स्लोप निकाल सकते हैं। y इंटरसेप्ट हमारे सामने है, y इक्वल टू mx प्लस c, हमें वैसे ही नजर आ जाना है। समझ आई? तो उसकी मदद Yes, से sir. तो हमें इतना तरद्दुद करने की जरूरत ही नहीं है। उसमें तो हम वैसे ही लाइन के इक्वेशन से वो निकाल लेंगे कि ये साफ नजर आ रहा है कि ये एक लाइन पे ही सारा कुछ चल रहा है। लेकिन इस केस में लाइन पे सारा कुछ नहीं चल रहा है, एक लाइन थोड़ी है। इसमें तो हम अपने हिसाब से एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं मॉडल,
और वो ऐसी लाइन है, वो इसमें कई लाइन ड्रॉ हो सकती हैं, जिनमें से जो बेस्ट फिट लाइन है वो हमने कंसिडर करनी है। और बेस्ट फिट के लिए वो लीस्ट स्क्वायर एरर की मदद से बहुत सारी वेरिएशन छोटी छोटी करके वो ड्रॉ करने की कोशिश करता है, और जहाँ पे वो बेस्ट होती है वहां पे वो रोक देता है। सही। तो ऑब्वियसली फिर इतना वो एक्यूरेट तो नहीं होती ये लाइन, ये इसमें मतलब मोर और लेस जो बिहेवियर है उसको वो कैप्चर कर रही होती है और ठीक मुनासिब प्रेडिक्शंस दे देती है। क्लियर? यस सर। यस सर। अब आपने ये करना है कि आपने ये डाटा सेट और ये वाला सारा कोड ये मैं आपको मेल कर रहा हूँ, लेक्चर भी। सर लेक्चर भी? हाँ जी लेक्चर। आप लोगों ने ये करना है कि इस पे भी चलाना है ये सारा कोड अपने पास, और दूसरा आपने कोई एक और डाटा सेट लेना है, ढूंढे रिग्रेशन के लिए प्रैक्टिस डाटा सेट, आराम से मिल जाएगा आपको, और उसके ऊपर फिर आपने यही सारा कोड जो है वो चलाना है, और उसमें भी इन सारी चीजों को स्टेप बाय स्टेप कर करके देखना है और अपने कॉन्सेप्ट को मजीद पक्का करना है। ठीक है? अच्छा सर, एक और बात पूछनी थी सर, वो आपने स्लाइड्स में आयरिस की साइड दी हुई थी सर, उस पे से तो एक्सेल की फाइल नहीं डाउनलोड हो रही थी, अलबत्ता डाटा फाइल डाउनलोड हो रही थी। वो टेक्स्ट व्यूअर में खुल जानी थी। ठीक है टेक्स्ट व्यूअर में तो खुल रही थी, लेकिन एक्सेल की फाइल नहीं बन रही थी। चलो एक्सेल की ना हो, सीएसवी हो, कुछ भी हो, ठीक है। कोई वो कुछ ये डॉट सीएसवी भी उठा लेता है, डॉट कुछ भी उठा लेता है ये। सर मैंने ना वेदर की फाइल यूज की थी सर क्विज के अंदर, तो उसमें सर ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर ऑलमोस्ट जो ना एक ही रेंज में है, 30 से लेकर 90 की रेंज में थी दोनों वैल्यूज, तो मैंने फिर स्केल अप नहीं किया सर उसको, तो आउटलायर आने को इसमें सर इस वजह से मैंने स्केल अप। वो जो आपने मैंने आपको ना 2 पार्ट्स दिए थे उसके, लास्ट पार्ट में इम्प्लीमेंटेशन थी, उससे पहले पहले जो सारा काम था ना वो आपकी थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रॉब्लम थी। यस सर। यस सर, वो अंडरस्टैंडिंग करने के बाद ही वो सर सारा किया आपने लिखना था कि जी मैंने ये डाटा सेट लिए, इसके ये एट्रीब्यूट्स हैं, इनकी ये रेंजेस हैं, इन रेंजेस अगर आपने ये लिख दिया कि इनकी रेंजेस तो तकरीबन सेम है, तो इसलिए Yes, इसको sir. स्केल करें या ना करें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सही है, मैंने डिफाइन किया है सर। बिहेवियर नहीं शो करेगा। तो इसका मतलब है कि वो बात कर ठीक हो दिया। गई, आप समझ बूझ के काम कर रहे हैं, आपको पता है यस कि सर, आप ये मैं डिफाइन किया सर, ये बात आपने सेम लिखी सेम है। सर, ठीक ये हो गया? लिख लिया सर। तो बस यही प्लीज मैं चाह रहा हूँ कि जरा यानी कि हम दिमाग की बत्ती जला के काम करें, दैट्स इट। सर इसमें ये चलती हमने दिमाग लकीर की के बत्ती। फकीर नहीं बनना कि स्केलिंग करनी है तो करनी ही करनी है। तीसरा, अब इस केस में एक ही एट्रीब्यूट है, उसका वो बिला मुकाबला मुंतखब हो रहा है, उसने किसी के ऊपर क्या ओवरवेलम करना है, वो तो खुद ही है। यहाँ पे भी स्केलिंग की ऐसा जरूरत नहीं है। समझ आ गई? यस सर। और कोई सवाल? सर और वो मौलवी बुला रहा है जुम्मे के लिए। जुम्मे के लिए बुला रहा है ना? जी कौन सवाल किसका? सर वो असाइनमेंट्स के बारे में पूछना था, वो आपने 2 असाइनमेंट्स की हुई थी और एक क्विज था, क्विज तो सबमिट करवा दी, असाइनमेंट्स तो हुए थे ना, जो 2 टू डू टास्क थे, इसके अलावा तो कोई नहीं था। टू डू टास्क, हाँ जी, वो उसमें असाइनमेंट का जो लिंक बना हुआ था वो लिखा भी टू डू टास्क ही हुआ था उसमें। ओके सबके जमा हो गए ना? यस सर। यस सर। बॉक्स में यस शदीद सर। काम किस्म का गंद पड़ गया था, तो मैं कल मुझे जाके स्पेशल मैंने यही काम किया कि एलएमएस सेटअप किया ताकि ओके हो जाए सब कुछ। चलें ठीक हो गया जी, जबरदस्त हो गया। प्रैक्टिस करें, अब आपकी असाइनमेंट एलएमएस पे बन जाएगी। सर हमें इसमें नेक्स्ट लेक्चर में आपने क्या करना है? नेक्स्ट लेक्चर में आप ये रिग्रेशन के मजीद वेरिएशंस हैं, वो वेरिएशंस इंशाल्लाह पढ़ेंगे। ठीक है सर। तो रिग्रेशन को एक दफा पूरा वाइंड अप करते हैं ना, फिर उसके बाद क्लासिफिकेशन पे जाएंगे। ठीक हो गया सर। मेहनत करें साथ साथ अल्लाह का नाम लेके।
डन अब हो आपने गया कोई भी हर एक ने अपना अपना पसंद का डाटा सेट उठाना है और उसके ऊपर सिंपल लीनियर रिग्रेशन अप्लाई करनी है। रिमेंबर इसमें 2 ही एट्रीब्यूट्स होते हैं, 2 से ज्यादा नहीं होते। ओके जी, अल्लाह हाफिज। सर अटेंडेंस हो गई यार वो अटेंडेंस मेरे पास क्लास लिस्ट नहीं है घर पे, मैं अगली क्लास से अटेंडेंस लूंगा इंशाल्लाह। ठीक हो गया सर